एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। जेआरएफ नेट एग्ज़ाम के हम यूनिट वाइज लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और पॉलिटिकल थ्योरी के आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पीवाईक्यू लेटेस्ट इसलिए रखे गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आ रहा है, क्या रीसेंट ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि अगर 2021-22 का एग्ज़ाम देखोगे तो आपको पता चलेगा 23-24 में तो चीज़ें बदल रही है। इससे आपको ट्रेंड्स तो पता चलते हैं, उससे ये भी पता चल रहा है रिसेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन थे जिनको टारगेट किया जा रहा है। अपनी प्रेपरेशन का लेवल कितना है, जब आप साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको पता तो चलेगा ही। और जब पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कुछ क्वेश्चन तो सीधा ही एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो आर्ट ऑफ एलिमिनेशन भी आप सीखोगे, जिसमें होता है कि ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है लेकिन एग्जाम में आप फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो। ओवरऑल ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। पीवाईक्यू की सीरीज आज हम पॉलिटिकल थ्योरी को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम सॉल्व करें मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में मुझे स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो पीवाईक्यू तो साथ साथ सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट सीरीज़ फ्यूचर प्रोफेसर के नाम से हमने उसको भी लॉन्च कर रखा है, उसको भी अनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज़ में ही आपको रियल एनवायरनमेंट जो एग्ज़ाम में होगा वो चीज़ देखने को मिलेगी। टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, सिली मिस्टेक्स मॉक टेस्ट सीरीज़ में ही अवॉइड करना सीख जाओगे कि अच्छा मैं ऐसी गलतियां भी करता हूं, मैं फंस सकता हूं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो सब कुछ सिखाती है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही रैपिड फायर रिवीजन, लास्ट मिनट्स जो हमारे नोट्स हैं तैयार करने के लिए आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छे से, पिछली बार इसी बुक्स में से 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आए गए थे दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में। इसलिए इसको आपने अवॉइड नहीं करना। अगर नहीं आपने एनरोल कर रखा है तो इसको भी डिस्क्रिप्शन में जाकर इन ई बुक्स को भी परचेज़ कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को। और इसमें से जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, तो लिस्ट को आपने मैच करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है आंसर इसका क्या राइट था। देखो, कुछ आपने ना बुक्स या कुछ थिंकर तो आपने पढ़े होंगे, तो एक आधा भी आपका सही निकल जाए ना तो ऑप्शंस ऐसे टफ नहीं थे तो आप आंसर निकाल लेते। फॉर एग्जांपल आपको ग्रामशी का तो पता था ना, ए का आंसर 2 होगा, तो एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि ए का आंसर 2 प्रिजन नोटबुक थर्ड में है, तो यस थर्ड इज़ द राइट आंसर, सीधा पता चल रहा है, बाकी चाहे बुक्स पता भी ना हो। तो ऐसे कभी कभी ऑप्शन भी ईजी आ जाते हैं तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो एज़ यू नो अंटोनियो ग्रामशी की बुक है प्रिजन नोटबुक, 1929 में आती है। रॉबर्ट पुतनम की है बॉलिंग अलोन द क्लैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी, 2000 में आती है। माइकल ऑक्सफोर्ड ऑन ह्यूमन कंडक्ट 1975 में आती है, इंपॉर्टेंट बुक है ये। मैक्स वेबर की बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1904 में आती है। तो कुछ कुछ बुक फेमस रहती है। इसके सोर्सेज की बात करें अलग अलग सोर्सेज से मिलेगा। रैपिड फायर रिवीजन में 2 बुक तो आपको मिल ही जाती, ग्रामशी की प्रिजन नोटबुक और एक मिल जाती माइकल ऑक्सफोर्ड की जिसमें ऑन ह्यूमन कंडक्ट भी हमने दे रखी है। तो और भी डिफरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं। बात यह है पुतनम की बुक को हम नहीं पढ़ते हैं, इतना नई बुक है हमारे लिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसके साथ हमने मैक्स वेबर की भी ये बुक को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो अलग अलग सोर्सेज से ये भी निकाल लिए। तो इनका भी आगे फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, ये ईजी क्वेश्चन मैं मानूंगा क्योंकि इसमें ये पूछा है इनमें से कौन सा फेमिनिस्ट थिंकर नहीं है। इसका राइट आंसर है सूजन संतोंग नहीं है। कैसे नहीं है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए ये जो सूजन सोंटैग है ये क्या है। ये फेमिनिस्ट थ्योरी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एसेइस्ट है, कल्चरल क्रिटिक पे लिखा है, एक राइटर है, लेकिन ये फेमिनिज्म की थ्योरीज नहीं देते हैं। तो कौन देता है भाई? कैरोल पेटमैन देती है, यस। मार्था नस्बॉम देती है, यस। जुडिथ बटलर देते हैं, यस, वो भी देते हैं, लेकिन सूजन सोंटैग नहीं देते हैं। ये ज़्यादा एस्थेटिक्स, आर्ट्स या कल्चरल क्रिटिसिज्म पर इनका फोकस रहता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम डाला गया था। और इनके बारे में और जानकारी आपको विकिपीडिया में मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि ये कौन है। अदरवाइज़ हमारे साथ इनका लेना देना नहीं है, हम फेमिनिज्म की थ्योरीज या उनके थिंकर्स को ही डिटेल में पढ़ते हैं, इनको नहीं पढ़ते हैं। फिलॉसफिकल अनार्किज्म के मेन आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सा मेन आर्ग्यूमेंट उनका है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ये, दैट नो स्टेट इन फैक्ट हैज़ अथॉरिटी, ये राइट आंसर है। इसमें बहुत ही क्लोजली ऑप्शन सेट किए थे एग्जामिनर ने। अगर अनार्किज्म की फ़िलॉसफी सही तरीके से नहीं समझी है तो ये आंसर मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आप गलत करके आए थे दिसंबर के एग्ज़ाम में। अब समझ लो, एक बेसिक चीज़ है जो मैं समझाने वाला हूँ, भूलना मत। फिलॉसफिकल अनार्किज्म में वो कहते किसी भी स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं होती है। अब वो ऐसा क्लेम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्लेम
इसलिए कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट के कितने भी अगेंस्ट हो, अथॉरिटी के कितने भी अगेंस्ट हो। बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि हम अथॉरिटी को फुली एलिमिनेट नहीं करना चाहते हैं, हम अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है ये भी मानते हैं, लेकिन हम अथॉरिटी पे विश्वास ही नहीं रखते, हम ओबे ही नहीं करेंगे, हम डिसओबे करेंगे, तभी तो नार्किस्ट है ना। स्टेट इज़ देयर, रहने दो, लॉ बन रहे हैं बनने दो, हम ओबे नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। क्यों? हम अथॉरिटी पे नहीं मानते, उनके पास अथॉरिटी है, वी डोंट बिलीव इन दैट अथॉरिटी। ठीक है, अगर हम मानते नहीं तो इसका मतलब क्या है, उनकी अथॉरिटी की वैल्यू ही नहीं होगी। ये बिल्कुल गांधी जी की थी ना, नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट ही ना करो इनके साथ। कोई लॉ लेकर आते, सिविल डिसोबे मूवमेंट शुरू कर दी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये था, हम मानेंगे नहीं, हम ओबे ही नहीं करेंगे। तो नार्किस्ट ऐसी बातें करते हैं कि अगर किसी अथॉरिटी को बताना है कि तेरे पास अथॉरिटी नहीं है, कुछ मत करो, उसको ओबे मत करो, अपने आप उसकी अथॉरिटी ख़त्म होगी। क्योंकि अथॉरिटी की वैल्यू तभी है जब आप उसे ओबे करोगे, बात मानोगे उसकी कही हो। अगर आप मानोगे नहीं तो उसके पास अथॉरिटी ख़त्म होगी। तो फिलॉसफिकल एनार्किज्म का ये क्रक्स है, इस तरह से फिलॉसफी आगे चलती है, ये चीज़ याद रखना। और इसी के बेसिस पे आपने आंसर देना था। इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो हमारी जो ओपी गाबा की बुक है उसमें एक चैप्टर है इसका, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन गलत करने की संभावना कम होती है, उसमें अच्छे से बता रखा है गाबा साहब ने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये बहुत फेमस बुक है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी की बुक किसने ऑथर की है? जोसेफ शुम्पेटर ने की है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जोसेफ शुम्पेटर की ये बुक 1942 में आती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पुरानी बुक है, क्लासिकल बुक है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बताता हूँ किस तरह से। कहते हैं कार्ल मार्क्स की कैपिटल और एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन के बाद अगर सोशल साइंसेस में सबसे ज़्यादा किसी बुक को कोट किया गया है, साइट किया गया है, वो जोसेफ शुम्पेटर की बुक है। ठीक है, इसमें बेसिकली कैपिटलिज्म, सोशलिज्म की बात करते हैं और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? ये कहते हैं एक सिस्टम जाता है, नया सिस्टम आता है, नया सिस्टम पुरानी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिमिलरली इकोनॉमी में भी ऐसे ही चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नई आती है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। इन्होंने इस प्रोसेस को समझाया है अच्छे से, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का वर्ड यूज़ करते हुए, और इसके साथ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के मायने समझा रखे हैं। 1942 की बुक, क्लासिकल बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, भूलना नहीं है आगे से। ठीक है, इसके सोर्स की बात करते हैं तो ये आपको हमारी रैपिड फायर रिवीजन में भी मिल जाती है और ओपी गाबा की बुक में भी ये मिल जाती है कि शुम्पेटर की ये बुक है, 1942 में आती है। बात करते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को लेकर करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ABE स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे, वो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो समझिए कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का जो A पॉइंट था वो करेक्ट है। A पॉइंट बात करता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक नॉर्मेटिव आइडल है। नॉर्मेटिव आइडल का मतलब एक थ्योरी है, थ्योरी है अपने आप में, और इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना होता है। अब ये नॉर्मेटिव आइडल या ये थ्योरी किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है जो सिटीजन्स होते हैं वो फ्री एंड इक्वल सिटीजन में पब्लिकली क्या होता है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं? रीज़न के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, जिस आइडियाज़ में तर्क है, जिस आइडियाज़ में लॉजिक है, उनकी बात की जाती है। वो आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाते हैं। किन में किए जाते हैं? जो फ्री एंड इक्वल सिटीजन होते हैं उनमें की जाते हैं। कैसे आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं कि कैसे हमारी लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है, कौन सी पॉलिसी ठीक है, कौन सी पॉलिसी नहीं है, कौन सा लॉ ठीक है, कौन सा लॉ नहीं है, ये सारी चीज़ों पे जब डिस्कशन की जाती है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इस चीज़ को मानता है, ये थ्योरी इस चीज़ में विश्वास रखती है, इसलिए ये करेक्ट है। जो स्टेटमेंट दी बिल्कुल करेक्ट है। अब बी स्टेटमेंट ने क्या था? वो कहते हैं वो जब डिस्कशन करते हैं ना, उस डिस्कशन का मतलब सिर्फ फालतू बातें नहीं करना है, आपने कंसेंसस तक पहुंचना है। कंसेंसस तक मतलब आपकी एक इशू पर, एक पॉलिसी पर सहमति बन जानी चाहिए कि हाँ ये ऐसे ही ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे अबॉर्शंस को लेकर काफ़ी डिबेट चल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहेगा भाई बैठो, मिल बैठ के आप तर्क करो, रीजंस दो, फेवर में, ठीक है, और अगेंस्ट में, और फिर फाइनली एक कंसेंसस पे पहुंचो, सहमति में, कि राइट टू अबॉर्शन सही चीज़ है या गलत चीज़ है। तो कंसेंसस पे पहुंचना है, बातें करके नहीं निकल जाना है वहाँ से। तो ये चीज़ मानती है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आप भी एग्री करते हो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहती है, तो बी इसलिए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं अगले ऑप्शंस की
कि वो कैसे कैसे थे। सी अब कैसे इनकरेक्ट है, कहाँ से आपको पता चलता एग्जाम में कि सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से इसको पढ़ते हैं। पहली चीज़ देखिए, इन्होंने कहा सेंट्रल क्लेम क्या है इनका, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। क्या क्लेम है सेंट्रल? कि वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए जा रहे हैं वो फिर भी लेजिटिमेट कहलाए जाएंगे अगर इफ इट कैन नॉट कमांड फ्री एंड रीजन्ड एग्रीमेंट। अभी तो ए में पढ़ा था कि फ्री एंड इक्वल सिटीजन में रीजन्ड एग्रीमेंट होंगे। तर्क पर बात की जा रही है, कहते चाहे तर्क पे बात भी ना की जाए, जैसे मर्जी करके डिसीजन ले लिया जाए, लेजिटिमेट माना जाएगा। भाई दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट ही, फ्रीली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, तू बोल सकता है तू नहीं बोल सकता, ऐसी चीज़ें नहीं की जाएगी। दूसरी चीज़ इसके साथ इन्होंने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ने कहा भाई तर्क रीज़न दिए जाएंगे फेवर और अगेंस्ट के। और ये कह रहे अगर फ्री भी ना हो और रीजन एग्रीमेंट भी ना हो अमंग इक्वल्स तो भी हम लेजिटिमेट मान लेंगे उनके क्लेम और उनके डिसीजन। ये इनकरेक्ट है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं कहती है। वो कहते हैं फ्री होने चाहिए, रीजन होने चाहिए। डी स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? अब डी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक नॉर्मेटिव आइडियल नहीं है, एक थ्योरी नहीं है, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ यार प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा, लोगों ने बातें करनी है आपस में और क्या करना है। अब आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, लेकिन आगे एक गड़बड़ कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लाइफ को दर्शाता है। जो पॉलिटिक्स आज की चल रही है ना दुनिया में, ये उसी को दर्शा रहा है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ है, विद पार्टीसन राइवल्ड और मैसी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी अपनी आइडियोलॉजीज़ को लेकर, आइडियाज़ को लेकर किसी और के साथ मिल जाएगी? ये तो लोग है, पब्लिक ओपिनियन है। कहाँ पर मैटर करेगी? जो चीज़ इन्हें ठीक लगेगी तर्क के आधार पर, रीज़न के आधार पर, वही सही मानी जाएगी ना। ये ऐसे तो नहीं ना करेंगे कि यार मेरा मन नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है, मेरा इसमें मुझे फ़ायदा ही नहीं दिख रहा, बेनिफिट ही नहीं दिख रहा, तो आप चेंज कर लोगे अपनी ओपिनियन को, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। वो पार्टीजन हो सकते हैं, वो पार्शियल हो सकते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन लोग जब अपने लिए फैसले ले रहे हैं वो ये सब नहीं कर सकते। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी ऐसे कैसे कह सकती है कि हाँ भाई वो पार्शियल हो सकते हैं और दे कैन मेक मैसी कॉम्प्रोमाइज़। मैसी कॉम्प्रोमाइज़ से ही पता चल जाता कि बहुत ही मैसी थ्योरी दे रखी है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में, तो गलत है। फिर आता है ई। अब ये कैसे करेक्ट है? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जैसे मैंने बताया एक नॉर्मेटिव आइडियल है। नॉर्मेटिव आइडियल का मतलब यही होता है एक थ्योरी है, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी में आपको लेना पड़ेगा। अभी के लिए ये आइडियल है, मान लिया, ठीक है। बट इसमें एक ये चीज़ है कि ये बिलीव करती है कि डेमोक्रेटिक एसोसिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो खुद मानती है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कि लोगों को मिलना चाहिए, मिलजुल के बातें करनी चाहिए, अपने मसले इश्यूज सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक तरह से डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ही फॉर्म कर रहे हैं ना। मान लो कुछ सिटीज़न मिलके असेंबली बना लेते हैं कि हमने हर साल में इस दिन में मिलना है और तर्क रखने हैं कि क्या क्या चीज़ें सही है, गवर्नमेंट कर रही है, इशू पॉलिसी पर बातें करेंगे। तो एक एसोसिएशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। यही तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कह रही है। वो बिलीव करती है डेमोक्रेटिक एसोसिएशन में। नॉन डेमोक्रेटिक तो नहीं ना लिखा कहीं पर भी, डेमोक्रेटिक ही लिखा ना। और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जिसमें डेमोक्रेसी वर्ड ही आ रहा है, तो कैसे नहीं डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ट्रू होगा? तो इसलिए ये भी करेक्ट है। बात करते हैं इसके सोर्स की। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को आप रैपिड फायर रिवीजन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की ये जो जितनी स्टेटमेंट्स आई थी वो कौन सी बुक से आई थी? एंड्रयू शॉर्टन की एक बुक है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। पब्लिश की है उसे ब्लूम्सबरी ने, ये जो पब्लिशर है। ये बुक डोमिनेंट बुक रहने वाली है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी के। देखना आपने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके बनाए गए हैं एग्जामिनर ने, साफ साफ सेम हूबहू वही लाइन उठाई होगी। जैसे कि ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की देख सकते हो, यहाँ से ही लाइंस उठाकर उसने क्वेश्चन तैयार कर लिया। तो आप देख सकते हो कि एग्जामिनर कैसी बुक को पकड़ रहा है, कैसी चीज़ों को पकड़ता है क्वेश्चन बनाने वक्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बुक बार बार आने वाली है, ठीक है ना। एंड्रयू शॉर्टन की नाम याद रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे 2 लिस्ट दी गई और इनको मैच करना। मैं यही कहूँगा ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी होती है। एक बेसिक इसके कोर आइडियाज़ तो पता ही है। लिबरलिज्म आपने नहीं पढ़ा है,
फिर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट क्या हो अगर लिबरलिज्म की थ्योरी के बारे में नहीं पता होगा। लिबरलिज्म को ही अच्छे से मैच कर लेते हैं, आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, तो लिबरलिज्म किसकी बातें करता है, बाकी थ्योरी किस पे बात करते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन इसमें पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फोर्थ आंसर है ना, ये गलत है। गलत इन द सेंस फाइनल आंसर की में ये जो मैच किए गए हैं ये गलत कर दिए गए हैं। हमारे अकॉर्डिंगली ये सही मैचिंग नहीं है। तो फिर सही मैचिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि सही मैचिंग ये है, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का 2 होना चाहिए। अब पिछले वीडियो करके देख भी सकते हो, वैसे मैं एक एक करके सारी चीज़ें खोलने वाला हूँ, सारे पत्ते खोलते हैं। लिबरलिज्म जो थर्ड के साथ मैच करेगा वो क्या कहता है, वो इसी की तो बातें करता है। क्या बात करता है? फ्री एंड इक्वल सिटीज़न होने चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए इंडिविजुअल को। ठीक है, और ऐसी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि जिसमें सरकार को उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे। और लिबरलिज्म खुद ये कहता है कि ये सरकार जो हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेगी, हमें डर है सरकार ही कहीं आपकी फ्रीडम कहीं ना छीन न ले। तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, गवर्नमेंट पे चेक्स एंड बैलेंस लगाता है, गवर्नमेंट को नेसेसरी इविल भी कहता है। लिबरलिज्म की सारी फिलॉसफी ये है, बहुत बड़ी है इसलिए आपको पता होगा। अब बात आती है कम्युनिटेरियनिज्म की। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन मीनिंग, कॉमन वर्ड यहाँ पर आ रहा है, वहाँ से पता चल रहा है कहीं ना कहीं पर कम्युनिटेरियनिज्म के साथ ही एसोसिएटेड होगी ना ये थ्योरी। तो क्या कहता है कम्युनिटेरियनिज्म? ये कहता है कि ये लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी के एक तरह से दूसरी साइड पे, दूसरे सिरे पे खड़ी होने वाली फ़िलॉसफी है। ये कहता आप इंडिविजुअल की फ्रीडम की, इक्वालिटी की बातें करते करते कम्युनिटी को भूल जाते हो। कम्युनिटी बहुत कुछ देती है इंडिविजुअल को शेप करती है, आइडेंटिटी तो देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये सारी आइडेंटिटीज़ कहाँ से आई है? कम्युनिटी ने दी है। इसके अलावा वो इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस, बिलीव सिस्टम को भी तो शेप करता है। आप भगवान में विश्वास करोगे या आप नास्तिक बनोगे, ये भी कम्युनिटी आपको देती है। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चीज़ें, आपकी मेंटालिटी क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कौन देने वाला है? कम्युनिटी देती है। आप जिस तरह से सोच रहे हो, आपका आज भी फेस सिस्टम कहीं पर सेल्फ एनालिसिस करके देखो, ऑब्जर्व करो खुद को, कहाँ से निकल कर आया है। आपके ड्रीम्स, आपके थॉट्स, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव भी इंडिविजुअल के अपने नहीं होते हैं। कहाँ से आते हैं? वो कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, क्योंकि और लोग ऐसा कर रहे थे इसलिए मैंने भी कर लिया, क्योंकि मम्मी पापा का ये गोल था कि मेरा बेटा बच्चा ये बनेगा तो मैंने भी ये कर लिया। कम्युनिटी दे रही है। फैमिली भी अपने आप में एक कम्युनिटी होती है। ठीक है, लार्जर लेवल पर रिलीजियस ग्रुप आ जाते हैं, उससे लार्जर लेवल पर हम नेशनल कम्युनिटी कह सकते हैं, या आपकी नेशनल आइडेंटिटी आ जाती है। तो कम्युनिटेरियनिज्म इस चीज़ों की बातें करता है। बात करते हैं अगली फिलॉसफी कौन सी थी? लिबरल नेशनलिज्म। किसकी बात करता है? ये नेशनैलिटी की बात करता है, ये भी बात करता है कॉमन हिस्ट्री की, लैंग्वेज की, कल्चर की, बट ये बात करता है नेशनैलिटी की। तभी ये लिबरल नेशनलिज्म होगा, ना कि कम्युनिटेरियनिज्म होगा। कम्युनिटेरियनिज्म का नेशनलिज्म से लेना देना कुछ नहीं है, वो कम्युनिटी लेवल पर बातें कर रहा है। लिबरल नेशनलिज्म जो है वो नेशनल पर अब आ गया है, नेशनल आइडेंटिटी की ज़्यादा बातें करने लगा। तो बेसिकली लिबरल नेशनलिज्म, चाहे वो नेशनलिज्म का भी आइडिया लेकर आ रहा है, लेकिन उसके साथ अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको साथ लेकर चलता है। कौन से प्रिंसिपल्स को साथ लेकर चलता है? फ्रीडम को, टॉलरेंस को, इक्वालिटी को, इंडिविजुअल राइट्स को। यहाँ पर फिर भी इंडिविजुअल उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे लिबरल नेशनलिज्म में आप जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वहाँ पर ही ज़्यादा एप्लीकेबल है जहाँ पर लोगों की कुछ कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज होगी या कल्चर होगा। ये ऐसा नेशनलिज्म का आइडिया है। हमें यूरोप का जो नेशनलिज्म का आइडिया देखने को मिलता है वहाँ पर है। जर्मन के लोग हैं, एक लैंग्वेज बोल रहे, स्पेन के लोग हैं, एक ही लैंग्वेज बोल रहे, एक तरह का कल्चर है। इंडिया के कंटेक्स्ट में तभी कहते हैं ना ये लिबरल नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म नहीं चलेगा। तभी तो हमें रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि ये नेशनलिज्म मत थोपो इंडिया पर, उसकी डाइवर्सिटी अलग चीज़ है। ठीक, तो लिबरल नेशनलिज्म ऐसी बातें करता है। बेसिक फिलॉसफी है। मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे डिफरेंस थ्योरी भी कह सकते हो, वो किसकी बात करता है? कहते ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन वर्ल्ड व्यू हो, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है भाई? वो कहते हैं कल्चरल डिफरेंसेस होना कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। हमें तो डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हुए और उसको प्रोटेक्ट करते हुए उससे सेलिब्रेट करना चाहिए कि डाइवर्सिटी दुनिया में एग्जिस्ट करती है।
डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, आप रिस्पेक्ट कीजिए। तो इसलिए ज़बरदस्ती उन पर एक ही तरह की पॉलिसीज़, एक ही तरह के लॉ मत लगाइए, ग्रुप राइट्स दीजिए। उनके स्पेसिफिक राइट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। जैसे आपने देखा होगा कि अगर दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में मुस्लिम जो है अपना ड्रेस कोड उस तरह से पहनना चाहते हैं, बुरखा, तो रिस्पेक्ट कीजिए इन सब चीज़ों को, थोपिए मत अपने आइडियाज़ को। सिख टर्बन पहनना चाहते हैं, रिस्पेक्ट कीजिए, थोपिए मत अपने आइडियाज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि डिफरेंसेस जो है उनको सेलिब्रेट कीजिए, ना कि आप लोगों को यूनाइट करने के चक्कर में, कॉमन कल्चर के चक्कर में, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज जैसे लिबरल नेशनलिज्म करता है, आप तो उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म ही कर देते हो, ठीक है। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म है। बढ़ते हैं इसके सोर्स की ओर कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया था। जैसे मैंने कहा था ना, एक बुक डोमिनेंट लेने वाली है, क्या नाम था, अब तक तो याद हो गया होगा नाम, एंड्रयू शॉर्टन की। क्या नाम था बुक का? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। पब्लिशर कौन है? ब्लूम्सबरी। तो आपको ये नए नए अपनी लाइब्रेरी में बुक ऐड करनी है। लाइब्रेरी इन द सेंस ये नहीं है कि बुक परचेज करने चले जाना है, इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी की ये भी बुक एक मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जिससे एनटीए के एग्जामिनर ने, मतलब जिसने क्वेश्चन सेट किया, वो क्वेश्चन बना रहा है। ये यहीं से क्वेश्चन बनाया गया है, आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने पर्दाफाश कर दिया है, खोल के रख दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को लेकर थिंकर्स दिए गए और आपने बताना है इनमें से कौन कौन से थिंकर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, कौन कौन से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ABD जुड़े हुए हैं, बाकी नहीं है। इसको देख लेते हैं एक एक करके। कैरोल पेटमैन, पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी इनकी बुक है, 1970 में आती है। तो बात करते हैं ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की। फिर आते हैं इयान शपीरो, इनके बारे में क्या है? ये डेमोक्रेसी पे काम किया है, डेमोक्रेटिक की थ्योरी पे काम किया है, लेकिन पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की थ्योरी पे इन्होंने नहीं काम किया है। बेंजामिन बार्बर आते हैं, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी 1984 में इनका मेजर वर्क है, ये भी पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ अगले थिंकर ओर्गन हबरमास, ठीक है। ये क्या है? ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ नहीं, ये याद ध्यान रखना। CB मैकफर्सन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पर अच्छा खासा काम है। ये इस तरह पर बात करते हैं कि पार्टिसिपेटरी में लोगों को इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कि उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम कंज्यूमर हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई और हमने कंज्यूम की। कहने का मतलब है उस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली हमें कुछ बेनिफिट मिले। रैदर पीपल शुड सी देमसेल्व्स कैसे? एज एक्सर्टर्स एंड इंजॉयर्स ऑफ डेवलपमेंट। यह बड़ी स्टेटमेंट है कि पॉलिसी बनाने वाले और पॉलिसी को इंजॉय करने वाले वो खुद है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल निकाल दो तो क्या बचा फिर? ये कैसी डेमोक्रेसी होगी? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी। पार्टिसिपेट करो पॉलिसीज़ बनाने में, पॉलिसी को इंजॉय करने में। ये भी अब कंसेप्ट है, ये भी अब थ्योरी है। पार्टिसिपेटरी कैसे इंश्योर किया जाएगा, कैसे पार्टिसिपेशन उनकी इंश्योर की जाएगी, उसके डिफरेंट मेथड्स होंगे। CB मैकफर्सन उसकी बातें करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ से आया है, इसके सोर्स को देख लेते हैं, ठीक है। ये भी एंड्रयू शॉर्टन से क्वेश्चन तैयार किया गया है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी उसमें चैप्टर है, उसमें थिंकर के नाम दे रखे हैं, ये नाम याद कर लो। कैरोल पेटमैन तो है ये, लेकिन उसके साथ एक और नाम है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में नहीं बनाया था। वो क्या है? आर्कन फंक का नाम। बेंजामिन बार्बर भी आ गया क्वेश्चन में, CB मैकफर्सन भी आ गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, क्योंकि आप डेमोक्रेसी का चैप्टर ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर जब थोड़ा डेप्थ में चला जाता है, जैसे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का पूछ लेगा थिंकर कौन से हैं, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की कई सारी वो ले आएगा स्टेटमेंट्स, वो बताना है आप में कि कौन कौन सी करेक्ट है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिमिलरली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का भी डिटेल में पूछ सकता है, अभी तो उसने थिंकर पूछे हैं, कल को वो स्टेटमेंट बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में जाकर पढ़नी ज़रूरी होती है। अब ये असर्शन और रीज़न वाली देखिए, ये दिसंबर का कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट सही कह रहे थे कि लेंदी है। लेंदी का मतलब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती है।
असर्शन रीज़न को ये पढ़ने में ही कितना टाइम लग जाएगा, तो 5 मिनट से कम नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अच्छे से समझने में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इसका राइट आंसर है असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। अब ये कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये क्या माजरा क्या है। असर्शन करेक्ट है, क्यों? क्योंकि असर्शन में कहा है जो ऑटोनॉमी है ना इंडिविजुअल की, एक स्किल है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। सिंपली आप अपने डिसीज़न खुद ले सके, अपने हिसाब से चल सके, अपने मालिक आप खुद हैं, ठीक है, यही ऑटोनॉमी है। लेकिन कहते हैं ये स्किल है, और इस स्किल को डेवलप करने के लिए कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हासिल कर ले, आपको कुछ रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। ये अपने आप ऑटोमेटिक तो आपको फ्रीडम नहीं मिल जाती ना, ऐसे वाली इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाएगी। कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कुछ एफर्ट्स लगेंगे, कुछ मटेरियल कंडीशंस चाहिए होंगी, आपकी सोशल कंडीशंस चाहिए होंगी, तब जाकर ये सारी चीज़ें होंगी। और ये प्रोवाइड कौन करवाएगा ऐसी कंडीशंस, ऐसे रिसोर्सेज? कहते हैं स्टेट प्रोवाइड कराएगी। स्टेट किसके लिए, क्यों लेकर आए हम इस, ठीक है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कौन करेगा? स्टेट करेगी। असर्शन सही है। ये लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी की बात हो रही है यहाँ पर, पता चल गया। तो अब उसके अकॉर्डिंगली ही अब हमने रीज़न को जज करना था। अब रीज़न में क्या कहा है? कहते हैं कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की लेकर आना है और ये स्टेट ने कमिटमेंट दे रखी है, बट ये चीज़ से उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि भाई तू मटेरियल रिसोर्सेज जुटा, तो सोशल कंडीशंस लेकर आ, ताकि इंडिविजुअल ऑटोनमस बन सके, फ्रीडम हासिल कर सके, इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। तो ये रीज़न गलत है कि स्टेट, लिबरल स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता। लिबरल स्टेट अपनी मनमर्जियाँ कर सकती है। लिबरलिज्म कहता है स्टेट को फिर लेकर क्यों आया, क्यों लेकर आए? ना लेकर आते इससे अच्छा। तो अब लेकर आए हैं तो अपना कामकाज तो सही तरीके से करे कि फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड कैसे करेगा? जब सोशल एंड मटेरियल कंडीशन देगा ना उसको, तब जाकर उसको फ्रीडम मिलेगी ना। तो इसलिए रीज़न गलत हो गया, स्टेटमेंट इज़ एंटायरली इनकरेक्ट होगी, ठीक है। तो रीज़न गलत हो गया, इसी हिसाब से ए इज़ करेक्ट है, रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है। बात करते हैं इसके सोर्स की। अगर ये देखा जाए कि कहाँ से ये बनाया गया था, तो एंगेजिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी की रोटलेज की बुक आती है आरबी टैलिसी की, उसमें से ये बनाया गया, ठीक है। टलाइस या टैलिसी ऐसे कुछ कहेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप कैसे होगी। तो वहाँ से आप देख सकते हो ये हूबहू लाइन्स उठाई गई हैं, इससे आपका क्वेश्चन बनाया गया। तो एक चीज़ तो है, ये मोस्टली जो पॉलिटिकल फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी की बुक्स है ना, पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन वहाँ से बनाए गए थे दिसंबर में। बट दैट डजंट मीन कि अगले बार भी ऐसे बनाएगा, यही बुक उठाएगा, अगली बार कुछ और उठा लेगा। वो कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास पावर है इस चीज़ की, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। लाइब्रेरी में जाकर कोई बुक देखी, ये अच्छी लग रही है, चलो उठाया और क्वेश्चन बना दिया, जैसे भी कर सकता है। हमें नहीं पता वो अगली बार कौन सी बुक उठाने वाला है, बट हमें इतना पता है ऐसी बुक्स वो उठाता है। बस मेरा सोर्स बताने का पर्पस यही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी है, एक थ्योरी है, ठीक है। कौन सी थ्योरी दी है? मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री की थ्योरी है कि हिस्ट्री में मटेरियल में चेंज आने से कैसे कैसे सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। ऑर्डर में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका सीक्वेंस देखते हैं क्या है। सबसे पहले है, आपने देखा कार्ल मार्क्स कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मशीन्स आई, स्टीम इंजन्स आए, मशीन्स को बनाने वाली मशीन्स आई, मैन्युफैक्चरिंग के वे बदल गए, निर्माण करने के तरीके ही बदल गए, फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया और क्या आ गया उसकी जगह? कैपिटलिज्म। सामंतवाद ख़त्म हुआ, पूंजीवाद आ गया, फिर आगे। अब ये कहते हैं ऐसी स्ट्रक्चर में जिसमें कैपिटलिज्म आ गया, रूलिंग क्लास कौन बना? किसके पास पावर आ गई? सारी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास आ गई। उसको क्या कहते हैं? वो बुर्जुआज कहते हैं। कार्ल मार्क्स उनको क्या कहते हैं? रूलिंग क्लास को या कैपिटलिस्ट क्लास को बुर्जुआजी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सी पॉइंट। अब ये कहते हैं जैसे जैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो एक पॉपुलेशन थी जिसे वो कहते हैं प्रोलिटेरियत। उसकी गिनती क्या हो गई? वो बढ़ती गई, वो मेजॉरिटी में ही आते गए। प्रोलिटेरियत कौन होते हैं? प्रोलिटेरियत वो होती है जो वर्किंग क्लास है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, वो प्रोलिटेरियत है। इनकी गिनती बढ़ती गई।
इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ चंद होते थे, प्रोलेटेरिएट की गिनती बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री का मालिक एक लेकिन काम करने वाले कितने, बहुत सारे, तो कहते हैं उनकी गिनती बढ़ती गई। अब उनकी गिनती बढ़ती गई और गिनती बढ़ने से उन पे की जा रही एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार भी तो बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब उन्हें पता चलेगा हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है हमारे काम की, तो वो ऐसे सिस्टम को ख़त्म करना चाहेंगे ना, क्योंकि इसी सिस्टम से तो हताशा है, नाराज़ है। तो वो सिस्टम क्या है, कैपिटलिज्म। क्या करेंगे, रेवोल्यूशंस लेकर आएंगे, इसलिए सी। फिर आगे जाकर क्या करेंगे, फिर आगे जाकर क्या करेंगे, वो जब सिस्टम जो ओवरथ्रो करना चाहता है, जिसने ओवरथ्रो किया है, उस सिस्टम को ख़त्म किया है, निकाला है, तो उसके पास क्या आएगा, पावर उसके पास आ जाएगी। क्योंकि प्रीवियस जिसके पास पावर थी, जिसका सिस्टम था, आपने उसका सिस्टम ख़त्म कर दिया, अब नया सिस्टम कुछ ना कुछ तो लेकर आओगे, इसलिए पावर आपके पास आ गई। तो पॉलिटिकल पावर प्रोलेटेरिएट के पास आ गई। अब वो क्या करेंगे, अब वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, ठीक है। और फाइनली क्या करने वाले हैं, कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी थी, फाइनली वो ये करेंगे, वो क्लास डिफरेंसेस जो हैं, दो क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, रूलिंग क्लास, प्रोलेटेरिएट क्लास, बुर्जुआजी क्लास, ये जो दो क्लासेस थी, इन दोनों क्लासेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लास की जो लड़ाई है ना, ये ख़त्म कर दी जाएगी। और जब ये क्लास ख़त्म कर दी जाएगी ना, इसके साथ एक और चीज़ ख़त्म हो जाएगी, स्टेट ख़त्म हो जाएगी। स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, और इस स्टेज को क्या वो कहते हैं, वो कहते हैं ये है कम्युनिज़म। वो इसको कम्युनिज़म कहते हैं, जहाँ पर क्लास डिस्टिंक्शंस ही सारी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स को लगता था सारा झगड़ा ही क्लासेस का है, ठीक है। तो ये क्लासेस की थ्योरी, मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री ऐसे चलती है, इस फ्लो में चलती है, ये आपने याद रख लेनी है। अगली बार क्वेश्चन आएगा, गलती मत करना, ठीक है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जिसने समझ रखी है वो गलती नहीं करेगा। चलो इसके सोर्स को देखते हैं। सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, फ्रेडरिक एंजल्स की बुक है, वहाँ से ये सारी स्टेटमेंट्स हमें मिलती है, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन तैयार किया गया है, ना कि कोई और बुक से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, अगले क्वेश्चन में ये है सिविल सोसाइटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कब कब कैसे कैसे डेवलप हुआ, इसको लेकर आपने ऑर्डर में लगाओ, इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो क्या ये सीक्वेंस में लगाना बहुत मुश्किल था? नहीं, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत आसान दे रखे हैं। क्वेश्चन अगर मुश्किल लग रहा है ना, अगर ऑप्शन आसान हो तो वो क्वेश्चन आसान माना जाएगा। जैसे सिविल सोसाइटी में देखूंगा भाई कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, मैं पढ़ूंगा और मुझे ई स्टेटमेंट दिख गई, वहाँ पर लिखा है फर्स्ट आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर साफ साफ तो लिखा है कि सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ भाई, 17 एंड 18 सेंचुरी। तो ये पहली स्टेटमेंट ही आएगी ना, बाकी की स्टेटमेंट बाद में देखेंगे। तो ए इज़ पहले रख लूँगा मैं। और ऑप्शन में देखा ऐसी तो एक ही स्टेटमेंट है, फोर्थ, तो ऑप्शन इजी दे रखी थी, मुझे पता चल गया ये राइट आंसर ये है, तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। बाकी की स्टेटमेंट में वेरीफाई कर लेता कि बी जो आ रहा है उसके बाद सेंस बन रही है, ए की सेंस बन रही है, सी की बन रही है, डी की बन रही है। अगर सबकी सेंस बन रही है इसी ऑर्डर में तो मैं कहूँगा ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकली सोचो पहले क्या आनी चाहिए, बाद में क्या आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन करता है एनटीए, आपकी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट कर रहा है, नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है। तो एनीवे फर्स्ट आर्टिकुलेशन यानी 17 और 18 सेंचुरी में सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एनलाइटनमेंट के टाइम दिखाई देता है। जॉन लॉक के टाइम पर हम देखते हैं ये कंसेप्ट थोड़ा और डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगती है। फिर हमें समझ आता है धीरे धीरे कि सिविल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से समझा जा रहा है कि इसको भी एक सोसाइटी की कलेक्टिव एंटिटी माना जाता है। कहने का मतलब ये सोसाइटी का पार्ट है बट एक डिफरेंट एंटिटी है। सोसाइटी और सिविल सोसाइटी सेम चीज़ नहीं है, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट सेम चीज़ नहीं है, सिविल सोसाइटी एक डिफरेंट एंटिटी है। यहाँ तक ये पता चल गया जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, गोल है, ये भी कुछ चीज़ें अचीव करना चाहती है। तो यहाँ से ये पता चल गया। अब धीरे धीरे और पता चलता है, क्या चीज़ पता चलती है कि सिविल सोसाइटी जो है वो फैमिली, इकॉनमी और पॉलिटिक्स की तरह एक सोसाइटी का पार्ट है और इसको इस तरह से ही देखना है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करनी है, ठीक। और डी पॉइंट में हमें समझ आता है हीगल और मार्क्स 19th सेंचुरी में ऐसे फिलोसोफर आते हैं जो इस कंसेप्ट को अपनी राइटिंग्स में एक सिग्निफिकेंट प्लेस देते हैं, एक स्थान देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो इस कंसेप्ट को और डेवलप करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो
काफ़ी ये कंसेप्ट पॉपुलर हो जाता है। तो इस तरह से इसका फ्लो चलना था, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर बता देना था। इसके सोर्स की अगर बात करें, क्या है इसके सोर्स, राजीव भार्गव की बुक है ना, बहुत फेमस बुक है, हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, पेयरसन की पब्लिकेशन में है ये। और आप देख सकते हैं कि एक एक लाइन इसकी बुक से उठाई गई है, ऐसे ही उठाकर वहाँ पर रखी गई है और उसे क्वेश्चन बना दिया गया है। तो ये भी बुक इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना। ये तो एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसलिए ये टेक्स्ट बुक तो आपने पढ़नी है, जिसमें गाबा आ जाता है, राजीव भार्गव आ जाता है, एंड्रयू हेवुड आ जाता है। हालांकि इस बार उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट वो भी आ जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें तो पढ़नी है। बाकी अब जो बुक्स होती है ना कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे एंड्रयू शॉर्टन की हम बात कर रहे थे, तो ऐसी बुक्स तो मैं फिर भी मानता हूँ स्टूडेंट नहीं पढ़ते। कम से कम बेसिक बुक्स तो अपनी कंप्लीट करनी चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब नॉजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी का पूछ लिया गया कि नॉजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी में उसने कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं, आपको पता है वो 3 दे रखे हैं, आपने बताना है यहाँ पर 4 लिखे हैं। कोई तो ऐसा है ना जो गलत है, वो गलत कौन सा है? ये है फाइनल एक्विजिशन वाला, क्योंकि फाइनल एक्विजिशन का उसने कोई प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा वर्ड लिख दिया है। और ऐसा लग भी रहा था कि ठीक ही है, नॉजिक ने फाइनल एक्विजिशन चीज़ कुछ कही होगी, ऐसा कुछ नहीं किया। समझिए इस ऑर्डर को। पहले आता है प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं जस्ट एक्विजिशन का। आप कोई चीज़ लेते हो या आपकी प्रॉपर्टी बनती है, कैसे बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन लेने जाना है मार्केट से, आप लेने गए, ठीक है, आपने उसको पैसे दिए, आपने ले लिए। सबसे पहले तो उसके पास कैसे मोबाइल फ़ोन आया, उसने कंपनी से लिया जैसे तैसे करके, ठीक है। उसके पास आ गया, जस्ट एक्विजिशन थी, उसने उनको भी कुछ दिया होगा, अब आपने ले लिया, ठीक है। अब आपने कैसे लिया, उसको पैसे देकर लिया। यहाँ पर आता है दूसरा प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं जस्ट ट्रांसफ़र का। उसने कहा भाई इसकी कीमत इतनी है, आपको लगा ठीक है, बार्गेनिंग करके जो फाइनल प्राइस हुआ आपने दे दिया, मोबाइल आपका हो गया, लीगली आपका हो गया, बिल पे आपका नाम भी आ गया, ये होगी जस्ट ट्रांसफ़र। फिर तीसरा आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। अब इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब है अगर वो मोबाइल फ़ोन आपने चोरी, डकैती, धोखाधड़ी या कुछ ऐसी हरकतें करके इलीगल वे से एक्वायर किया है, जो लीगल प्रोसेस में वे नहीं है, तो वो गलत हो गया, इनजस्टिस होगी, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। वो इनजस्टिस को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो यही 3 प्रिंसिपल है किसी भी चीज़ को अक्वायर करने के। प्रॉपर्टी के 3 प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कहते हैं आप किसी चीज़ की मलकियत है, आपके पास एंटाइटलमेंट हो, तो वो 3 ही तरीके से पॉसिबल है। इन 3 चीज़ अगर जस्टिफाई करती है तो आपकी मलकियत है, अगर नहीं है नहीं तो नहीं है, ये चीज़ है। तो ये कहाँ पर आपको मिल जाता, आपको पता है, हमने रैपिड फायर में भी दे रखा है कि 3 प्रिंसिपल है, इनिशियल एक्विजिशन, वॉलंटरी ट्रांसफ़र, रेक्टिफिकेशन। फाइनल एक्विजिशन कहाँ पे है? नहीं है, तो पढ़ा होता तो आंसर देकर आते ना, ठीक। सिमिलरली ओपी गाबा ने भी बता रखा है कि ये 3 ही होते हैं भाई, फाइनल एक्विजिशन जैसा कुछ भी नहीं था। तो ये फ्री के नंबर थे जो आपको नहीं गंवाने चाहिए। अब जून 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी में आप देखना कि इस बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि 11 क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटिकल थ्योरी के, उनमें से 6-7 क्वेश्चन तो आपके एलिमिनेशन मेथड से इतने ईजिली निकल रहे थे कि चाहे जैसे ये स्टेटमेंट टाइप कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मल्टीपल कोडेड इसमें ऑप्शन है आपके पास, लेकिन निकालने ईजी है। कैसे ईजी है? मैं देख रहा हूँ कि मार्क्सिज्म क्या क्या बातें करता है, ठीक है, मुझे पता है, मुझे मेरे मार्क्सिज्म के अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ चीज़ें मैंने ढूंढनी है कि कहाँ पर इसने क्या क्या कर रखा है। क्योंकि देखो 5 इसने दे रखे हैं मुझे ऊपर स्टेटमेंट, नीचे ऑप्शन में 4 है, यानी एक कोई इनमें से अगर गलत हुई तो मेरा काम बन जाएगा, निकल सकता है। देखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि क्लास कन्फ्लिक्ट की मार्क्स बात करते हैं, यस। कांस्टेंट हार्मनी की बात करते हैं, नहीं। अगर वो कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो साथ ही हार्मनी की कैसे कर सकते हैं। फिर सी में लिखा इरिकॉन्सिएबल कन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा कन्फ्लिक्ट जो सॉल्व नहीं हो सकता जब तक क्लासेस एग्जिस्ट करती है। तो मुझे पता चल रहा है यार बी में कुछ कमी है, कांस्टेंट हार्मनी नहीं कह सकते हैं वो, तो बी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी मुझे बी दिखाई दे रहा है नीचे, मैंने सब जगह एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या? बची सिर्फ एक ही ऑप्शन, सेकंड, ACDE, बस। बाकी की मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो इस तरह से कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम आपका बहुत इजी एग्ज़ाम था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस भी दे रखी है वो भी इजी दे रखी है। एक भी गलती आपने ऊपर से पकड़ ली, नीचे का क्वेश्चन ही सॉल्व हो ही जा रहा है, बाकी चाहे आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। तो आपको मार्क्सिज्म का पता ही है, क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, रिकन्सिएबल कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में निरंतर चलते रहेंगे, इसलिए चलते रहेंगे जब तक क्लासेस एग्जिस्ट करती रहेगी, रिच एंड पुअर की डिवीज़न रहेगी, ठीक है, ये गैप रहेगा, वेल्थ का एक गैप रहेगा, रिच क्लास डोमिनेट करेगी क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर है, पैसा है, जिनके पास पैसा है तो वो पॉलिटिकल और सोशल पावर भी होल्ड करेगा, इसलिए डोमिनेट पोजीशन पे रिच क्लास रहेगी। तो मार्क्सिज्म की मोटा मोटी थ्योरी तो यही कहती है, और कांस्टेंट हार्मनी की बात मार्क्सिज्म की थ्योरी नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट इनहेरेंटली रहेंगे जब तक डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करने की वजह से उनके जो इंटरेस्ट है वो भी डिफरेंट है, और वो ऑपोजिट इंटरेस्ट होने की वजह से कन्फ्लिक्ट रहने हैं, इसलिए वो कहते थे क्लासलेस सोसाइटी होना जरूरी है। अब सोर्सेज की अगर बात करें तो ये रैपिड फायर रिवीजन से भी मिल जाएगा, और हेवुड की एक बुक आती है पॉलिटिक्स, उसमें से इस बार आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। हेवुड की एक बुक होती है पॉलिटिकल थ्योरी, एक आती है आइडियोलॉजीज़ को लेकर, एक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, और एक है पॉलिटिक्स। ये भी आपने अब याद रखना है, पॉलिटिक्स से भी इस बार बहुत क्वेश्चन बने थे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन वहाँ से उन्होंने बना रखा है आपके लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, कि इसमें भी देखो 5 ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन ऑप्शन नीचे जो दे रखे हैं कोड बनाकर वो 4-4 के दे रखे हैं, तो इसका मतलब इनमें से एक मैंने अगर इनकरेक्ट ढूंढ ली तो हो सकता है मेरा आंसर निकल जाए। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें प्रिविलेज और हायरार्की होती है। बताओ, डेमोक्रेसी तो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल राइट्स की बात करता है, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस की किसी के लिए बात नहीं करता है। हायरार्की को तो ब्रेक करने के लिए ही तो डेमोक्रेसी आई थी, और वही हायरार्की की बातें करते जाएगी, नहीं। तो ए स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत निकल गई। अब जहाँ जहाँ मुझे ए दिख रहा है मैं सब जगह एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है, ए को कर दो एलिमिनेट, 1 भी गया, 2 भी गया, 4 भी गया, बचा क्या, 3rd बचा, BCDE आंसर है। बाकी की स्टेटमेंट भी देखने की, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। इस तरह से एग्ज़ाम जो है आपका सेट किया गया था। तो ठीक है, सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज एंड हायरार्की डेमोक्रेसी इसकी बात नहीं करता है, वो बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, इंडिविजुअल मेरिट की बात करता है, मेजॉरिटी रूल की भी बात करता है। यस, वो कहता है कि पब्लिक ऑफिसेज, यानी अगर किसी ने मंत्री संतरी बनना है तो उसके लिए क्या होगा, पॉपुलर वोट होगी, कंपटीशन कराया जाएगा, जैसे मतलब इलेक्शन होंगे। तो यस, वो करता है ऐसी बातें। और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट, यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, मुझे लग रहा है ए हो सकता है, आप लोगों ने एक गलत तरीके से भी समझा हो सकता है, उसको समझ लेते हैं कि ये कैसे है। अब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है आपकी, वो तब भी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली एक्टिव हो या ना हो, गवर्नमेंट को इससे लेना देना कुछ नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आपके इंटरेस्ट को, आपकी नीड्स को फिर भी ध्यान में रखेगी। यही डेमोक्रेसी की एक खूबी है, ये बात की जा रही है। अब ये भी कहाँ से क्वेश्चन बनाया गया, ये देखो, हेवुड की पॉलिटिक्स बुक से ये क्वेश्चन बनता है। रैपिड फायर रिवीजन में भी आपको लिबरल डेमोक्रेसी के कुछ फीचर मिल जाते हैं, मेजॉरिटी रूल है उसमें, ठीक है, ऐसी चीज़ें पता चल जाती है। बेसिक क्लियर करने बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, तो बेसिक चीज़ें करनी है बस। टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी बहुत फेमस कंसेप्ट है, ठीक है, किसने क्या रखा है, ये सबसे पहले कहाँ से आया था, तो इसका राइट आंसर है टॉकविले ने क्या रखा है, एलेक्सी दी टॉकविले ने। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये JS मिल ने भी क्या रखा है, नहीं, सबसे पहले देखना होता है ओरिजिनली कंसेप्ट किसका है, जिसने ये वर्ड यूज़ किया, तो एलेक्सी दी टॉकविले ने ये वर्ड यूज़ किया था। JS मिल ने उसी चीज़ को लेकर फर्दर अपनी कोई थ्योरी दी थी, ठीक है, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो इसका भी एक बार एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं कि क्या है एलेक्सी दी टॉकविले, क्या है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। अपनी उनकी बुक में ये कंसेप्ट उन्होंने दे रखा है, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी जिसमें कहते हैं। बेसिकली टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी से ही पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी में कभी कभी मेजॉरिटी ग्रुप जो सरकार बनाता है तो वो क्या करने लगता है, वो अपने हित के लिए काम करने लगता है, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करने लगता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता। तो ये फ्रेज उन्होंने कॉइन किया। ये डेमोक्रेसी एक तरह से कभी कभी टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी बन जाती है, जहाँ माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स और उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड भी किया जाता है और ऑप्रेस भी किया जाता है। तो ये उनका कंसेप्ट था। इसके सोर्स की अगर बात करें, हेवुड की जो पॉलिटिक्स की बुक है फिर से वहाँ से बना है। देखो ये बॉक्सेस बने, मैंने हमेशा कहा है कि हेवुड के बुक में जितने बॉक्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा रिसोर्सेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वो पढ़ने ही पढ़ने हैं हमने। उसकी कोई भी बुक उठाओगे ना, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी है, चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये बॉक्सेस पढ़े बिना एग्जाम में नहीं बैठना होता है। मैं अब आप पे प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, कम टाइम में मत पढ़ना, ठीक है, लेकिन दिसंबर के लिए पढ़ोगे बॉक्सेस को पढ़ना है। मैंने हर वीडियो में कहा है बॉक्सेस पढ़ो, बॉक्सेस पढ़ो, बॉक्सेस पढ़ो। बॉक्सेस में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है ना, मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक टेक्स्ट को पढ़े। वो मेन चीज़ें देख रहा है जहाँ से उसने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, तो वो बॉक्सेस उठाता है और वहाँ से क्वेश्चन बनाई जा रहा है। ये उसकी साइकी को आप समझने की कोशिश करना। और एनटीए के मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एग्जामिनर की सेम साइकी ही वर्क कर रही है, वो ज़्यादा बॉक्सेस से क्वेश्चन ले रहा है। पिछले कुछ सालों में तो आपको मैंने कितनी बार दिखा दिया सोर्सेस में, रैपिड फायर रिवीजन में भी हमने दिया था कि लेक्सी दी टोक्वेले का ये आइडिया है टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग। अब ये भी एलिमिनेशन मेथड से निकल सकता है, इसमें कुछ भी नहीं करना। केट मिलट का अगर आपको पता है कि उन्होंने कौन सी बुक लिख रखी है तो यू कैन सॉल्व इट, इसमें कोई टफ नहीं था। तो अगर आपको पता है कि केट मिलट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम की बुक लिख रखी है, ए थर्ड के साथ मैच करता है, एक ही ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें ए थर्ड है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बाकी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कौन से फेमिनिस्ट थिंकर ने कौन कौन सी बुक लिख रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको रैपिड फायर रिवीजन में भी कहा है कि पढ़ लो इसको। केट मिलट सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, साइमन दी beauvoir किसकी बात करते हैं, सेकंड सेक्स की, जर्मन ग्रीर किसकी बात करते हैं, फीमेल यनक इनकी बुक का नाम है, ठीक है। जूडिथ बटलर जेंडर ट्रबल की बात करते हैं, ठीक है, उनकी ये बुक का नाम है। ये याद रखने हैं। फेमिनिस्ट थिंकर की बुक्स बार बार पूछी जाती है। रैपिड फायर रिवीजन में हमने पूरी इसकी एक लिस्ट दे रखी है, कौन से थिंकर है, उनकी बुक के नाम क्या है, हमने ये भी बता रखा है कौन कौन से शिफ्ट, कौन कौन से ईयर को कब कब इनकी बुक्स के बारे में पूछा जाता है। तो जनरली पूछा ही जाता है, इसलिए ये पार्ट ऐसा है, इसको हमेशा ही अच्छे से कवर करके जाना है। एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी जो यूजीसी नेट की है उसमें भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन बना रखा है, जिसमें केट मिलट हमने भी सबसे पहले दे रखा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, बार बार रिपीट होती है, पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटिकल इकॉनमी की इनमें से कौन सी बुक रिलेटेड नहीं है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इजी इसलिए क्योंकि इसको भी वैसे एलिमिनेट करना, देखो ऊपर 5 स्टेटमेंट, नीचे 4 कोट, ठीक है, तो इसका मतलब एक एलिमिनेट कर देंगे, एक निकाल लेते हैं क्या गलत है, हमारा आंसर सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, मोरगैंथो पॉलिटिक्स अमंग नेशन, IR की बुक, रियलिज्म की बुक। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से नहीं लिखते थे मोरगैंथो, अगर रियलिज्म की थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, उसका पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के साथ नहीं लेना देना कुछ है। मोरगैंथो को एलिमिनेट कर दो, यानी ए को एलिमिनेट कर दो। तो ए मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 से भी हट गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 से भी हट गया, वहाँ पर भी है। बचा क्या है, सेकंड ऑप्शन बची है BCDE, यानी ये बाकी की बुक्स तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ डील करती है, ए नहीं डील करता। इस तरह से ये ईजीएस्ट पेपर बन जाता है आपका। तो मोरगैंथो पॉलिटिक्स अमंग नेशन, रियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर नहीं फोकस करते। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक फोकस करती है। डेविड रिगार्डो की जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये भी फोकस करती है। कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी फोकस करती है। और JS मिल की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी फोकस करती है। इतना ईजी क्वेश्चन है ना, आप हर चीज़ में BCDE में इकॉनमी या वेल्थ के साथ कुछ ना कुछ देखोगे, आपको पता चल जाएगा। मोरगैंथो की बुक नहीं भी पता मोरगैंथो कौन है, तुक्का भी लगाना होता, तुक्का मतलब इंटेलिजेंट गेस भी लगाना होता, तो भी आप इसका आंसर सही करके आते, क्योंकि वो देखो वो पॉलिटिक्स अमंग नेशन की बात कर रहा है, बाकी कुछ ना कुछ इकॉनमी की बात कर रहे हैं। वेल्थ ऑफ नेशन भी पता चल रहा है कि वेल्थ की बात हो रही है, तो पॉलिटिकल इकॉनमी अप्रोच आ गई। बाकी C में देखो इकॉनमी वर्ड है, D में इकॉनमी वर्ड है, ठीक है, E में इकॉनमी वर्ड है, सब जगह तो इकॉनमी वर्ड अपने आप आ रहा है। तो सिंपली बात है ना कि पॉलिटिकल इकॉनमी अप्रोच से लिखी गई ये बुक्स है, तो इजी क्वेश्चन था। अब ये भी कहाँ से आया गया, ये भी हेवर्ड की पॉलिटिक्स की बुक से आया गया। वहाँ पर पॉलिटिकल इकॉनमी की बात कर रखी है उन्होंने, और वहाँ पर बता भी रखा है कि कौन कौन से बुक्स या मेन एक्सपोनेंट है, थिंकर्स हैं जो इस अप्रोच के साथ डील करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिबरलिज्म के बारे में आया, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन फिर से ऊपर 5 है, नीचे 4 कोड दिए, मैंने सिर्फ एक एलिमिनेट करना और मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं लिबरलिज्म क्या आइडियोलॉजी है इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट की, यस है। फिर हम पढ़ लेते हैं क्या लिबरलिज्म एडवोकेट करता है लेज़े फेयर, यस वो करता है लेज़े फेयर को। फिर आता है रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर, यस वो करता है। फिर D देखिए, लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म आर क्लोजली एसोसिएटेड,
क्लोजली एसोसिएटेड भाई कैसे हो सकते हैं? लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म की वजह से तो लड़ाई रही है कोल्ड वार वाली, ठीक है, दोनों ही अपोजिंग आइडियोलॉजीज थी, क्लोजली एसोसिएट होते तो लड़ाई झगड़ा रहता ही ना। तो इसका मतलब है डी मुझे मिल गया है, अब गलत है, आगे तो मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं डी सबसे एलिमिनेट कर दूँ। ये 2 से भी निकल गया, 3 से भी निकल गया, 4 में से निकल गया, बचा क्या है? आंसर नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसको एक्सप्लेनेशन में समझने की ज़रूरत वैसे इतनी खास है नहीं। इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट की आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म है, लेजिस्फेयर की बात करता है। लेजिस्फेयर क्या होता है? एक फ्रेंच टर्म है जिसमें कहा जाता है लीव अलोन, यानी स्टेट की इंटरवेंशन मार्केट में कम हो, इंडिविजुअल की लाइफ में कम हो, तो लेजिस्फेयर की पॉलिसी को एडवोकेट करता है, ठीक। इंडस्ट्रियल पावर को लेकर फोकस है, यस है। लिबरलिज्म के की थिंकर लोग हैं, क्या है? यस है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट दे रखी है, क्योंकि लिबरलिज्म और कम्युनिज्म जो है क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, अपोजिंग आइडियोलॉजीज़ है। इसके सोर्सेज को समझ लेते हैं। ये भी हेवुड की पॉलिटिक्स बुक में से बनाया गया। देखा कितने क्वेश्चन एक ही बुक से बनाए जाते हैं, एक ही बुक उठाई जाती है और उससे एक यूनिट आपका क्वेश्चन जो है तैयार कर लिए जाते हैं। ये मैंने बार बार अपने एनालिसिस वाली वीडियो में दिखाया है कि ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न चल रहा है। एग्जामिनर की साइकी समझने का मज़ा बड़ा आता है वैसे, है ना। तो हर्बर्ट मार्क्यूस को लेकर इन्होंने कहा है कि इनमें से उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बताओ। हर्बर्ट मार्क्यूस की एक ही सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, बाकी की बुक का पता भी ना हो, 1 डिमेंशनल मैन है। बाकी चीज़ें चाहे समझ आ रही हो ना भी आ रही हो, 1 डिमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूस की बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अगर ये भी नहीं पता तो काफ़ी चीज़ें बेसिक में क्लियर नहीं हो रही। ये बेसिक बुक्स है, ठीक। तो 1 डिमेंशनल मैन क्यों कहते हैं? 1 डिमेंशनल मैन का आइडिया क्या है? वो कहते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बेसिकली 1 डिमेंशनल मैन क्रिएट करने शुरू कर दिए, विच मीन्स कि आप क्रिटिकली थिंकिंग आपकी डेवलप नहीं हो रही है, आप अच्छे से सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो 1 डिमेंशनल हो रहे हो, एक ही तरफा जा रहे हो। 1 डिमेंशनल का मतलब एक ही तरफा जा रहे हो, एक ही तरफा आपकी थिंकिंग लाइन हो रही है, कंज्यूमरिज्म में इतना धत्त हो रहे हो, ठीक है। वही चीज़ें चल रही है बस, और ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं है, सोचने समझने की ताकत ही ख़त्म हो गई है। बस कमाना है, ठीक है, खर्चना है और खाना है, यही चीज़ें चल रही है। तो ये 1964 में कह रहे हैं, ठीक है। तब तो कंज्यूमरिज्म मतलब इतना भी ज़्यादा तेज़ नहीं था, अब देखो क्या हालात हो रखे हैं। तो 1 डिमेंशनल की बात करते हैं, बाकी की बुक भी बात कर लेते हैं कि किसकी है। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी थियोडर अडोनो की है, ठीक है। टुवार्ड्स रैशनल सोसाइटी उर्गन हबरमास की है। स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स जैक दरीदा की है। चलिए इसके सोर्सेज को देख लेते हैं। ये हेवुड की पॉलिटिकल थ्योरी में इसकी बात कर रखी है। वो जो बुक्स पहले हम देख रहे थे वो पॉलिटिक्स थी, ये अब पॉलिटिकल थ्योरी है। दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 के लिए आप हेवुड की जो 3 बुक्स होती हैं उसको कवर कर सकते हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है। इसी में से आपका जो पॉल थ्योरी है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो, ये भी अब एलिमिनेशन से निकल जाएगा, ठीक है। किस तरह से निकलेगा? फिर से ऊपर देखो 5 है, नीचे 4 कोट है। तो जब ऐसे ऑप्शंस बनाए हों, ठीक है, एक को छोड़ के, सेकंड एक ऐसा है, चलो वो भी ढूंढ लेंगे। क्या करना है, हमने देखना है कुछ चीज़ एलिमिनेट कर देंगे तो निकल जाएगा। ओके, मर्केंटलिस्ट स्टेट के बारे में या मर्केंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी उसके बारे में बात की जा रही है कि वो कैसी स्टेट बिल्ड करना चाहता था। वेल्दी स्टेट बिल्ड करना चाहता है, यस। पावरफुल, यस। प्रेस्टीज, यस चाहिए। मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट, यस, तभी पैसा बनेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा जाएगा। अब ई में क्या रखा है? मैक्सिमाइज इंपोर्ट, यानी डी और ई कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। हमें भी पता है कि एक स्टेट का पैसा तब बनता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजे और उससे पैसा कमाए, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी की सरप्लस रहेगी उसके पास। तो इसका मतलब है ई गलत क्या रखा है, ठीक है। इंपोर्ट को मैक्सिमाइज कोई भी कंट्री नहीं करना चाहती है, ठीक है, हमेशा ही एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ई को कर दो एलिमिनेट। ई को मैं एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 1 एलिमिनेट होगी, ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट होगी। अब बचा है सेकंड और थर्ड, ठीक है। बी सी डी सेकंड तो हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि ए को कैसे हम एलिमिनेट कर दें, ए को कैसे भूले? वेल्थ जो जरूरी है ना स्टेट को बिल्ड करने के लिए, मर्केंटल स्ट्रेटजी यही थी कि स्ट्रॉन्ग स्टेट बिल्ड करनी है, ठीक है। और वेल्थ के बेसिस पे, इकोनॉमिक पावर के बेसिस पे ही बिल्ड होगी, यही तो उनकी थ्योरी है। तो वेल्थ तो आएगी। तो ए बी सी डी फिर तीनों आ गए, तो आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। इस तरह से इसका जो था हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वेल्थ पे फोकस करती है, पावर पे फोकस करती है, प्रेस्टीज पे फोकस करती है, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट पे फोकस करती है मर्केंटल स्ट्रेटजी,
ठीक है। ई इनकरेक्ट है क्योंकि इम्पोर्ट को मैक्सिमाइज नहीं, वो मिनिमाइज करना चाहते थे, और एक्सपोर्ट को वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। वो भी चाहते थे कि अपने देश में ही ज़्यादा चीज़ें बने, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें, बाहर भेजें। ओके, सोर्सेज की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक बहुत ही बढ़िया बुक आती है, वो है ब्रायन आर नेल्सन की। उसमें से ये एक हमें क्लासिकल मर्केंटल स्ट्रेटजी का पैराग्राफ मिलता है, उसी में से ये क्वेश्चन जो है आपका बन के निकला हुआ है। इस बुक को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बुक लिस्ट में अगर आप पढ़ते हो, मतलब अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, चीज़ें अच्छे से पढ़ना चाहते हो, क्वालिटी टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हो, लिख लो, भूल मत जाना, ब्रायन आर नेल्सन, इसको भी आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है एल्बर्ट वी डाइसी। अब ये एक ऐसी बुक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन पे एक टाइम पर बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही थी गवर्नमेंट पे, तो उनकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते पढ़ते भी ये चीज़ें मिल जाती है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम वहाँ से कवर करते हैं, और हमें पॉलिटिकल थ्योरी में भी कभी कभी ये चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो एल्बर्ट वैन डाइसी एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे, उन्होंने ये बुक लिखी है। ये बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझने के लिए कैसे वर्क की, कैसे फंक्शन चलती है, उसके बारे में बात कर रखी है। पार्लियामेंट्री की सवरेनिटी की बात में बात कर रखी है, रूल ऑफ लॉ की बात कर रखी है एवी डाइसी ने, ठीक है। इसके सोर्स की बात करें, हेवुड की पॉलिटिकल थ्योरी में ये बुक वहाँ पर भी दे रखी है, ठीक है, पेज 154 में, 3rd एडिशन के अकॉर्डिंगली। तो ये मिल जाती है बुक्स, ऐसा नहीं है। ओके, ये एक नई चीज़ है, मतलब कम सुनते हैं हम ऐसा कोट, लेकिन फिर भी थोड़े से अंदाजे लगाए जा सकते हैं। मैं बताऊंगा, इसका भी इंटेलिजेंट गेस लग सकता था, ठीक है, कैसे लग सकता था। ये ना एक कोट दे रखा है जिसमें कह रखा है, कांग्रेशनल गवर्नमेंट इज़ कमेटी गवर्नमेंट एंड कांग्रेस इन इट्स कमेटी रूम इज़ कांग्रेस एट वर्क। ये किसने कहा है? कांग्रेस क्या है भाई? यहाँ पर सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो, यूएसए के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, तो कांग्रेस वहाँ पर है। इनमें से कौन सा इंसान है जो कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ा हो या कांग्रेस पे कमेंट्री कर सकता है? फ्रांस फानो? कोई मतलब नहीं है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट? कोई मतलब नहीं है। रिचर्ड कॉर्बन? नहीं मतलब है। वुड्रो विल्सन? मतलब है। वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट रहे हैं, किसके रहे हैं? अमेरिका के। तो क्या वो ऐसा कमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जो इंसान जा रखा है वही इसकी फंक्शनिंग को बेटर समझ रहा है ना, इसलिए तो कमेंट किया है कि कांग्रेस गवर्नमेंट क्या है? कमेटी गवर्नमेंट है। क्यों कमेटी गवर्नमेंट है? क्योंकि कमेटीज़ में तो सारा काम हो रहा है। अब हम कहेंगे कि कैसा काम हो रहा है भाई, समझाओ। 28th प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, 80-85 में इन्होंने बुक लिखी है कांग्रेशनल गवर्नमेंट, और वहाँ पर ये कमेंट्री देते हैं, इसलिए ये कोट फेमस होता है। वो कहते हैं जो यूएस की कांग्रेस है, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, वो ज़्यादा नहीं काम कर रहा। काम कौन कर रहा है? कमेटीज़ में काम हो रहा है। वहाँ की जो कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है, वहाँ पर बिल कहते हैं ड्राफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर ही डिबेट हो रही है, वहाँ पर ही अमेंड हो रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने ये कोट दिया है। ये कोट इस तरह से आपने रखना है। अब ये कोट भी कहाँ से लिया गया? हेवुड की पॉलिटिक्स बुक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें से आपके पॉलिटिकल थ्योरी के लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए हैं एक ही बुक उठाकर। तो यहाँ पर कोट भी वहाँ से उठाया गया। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, कीन्स इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को, ठीक है, उसके बारे में दे रखा। अगर आपको नहीं पता कि जॉन मेनार्ड कीन्स कौन है, कहाँ से आ जाते हैं, बेसिकली जब हम लिबरलिज्म पढ़ते हैं ना किसी भी बुक में, तो लिबरलिज्म में एक जब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि कैसे लिबरलिज्म जो है इवॉल्व हो रहा था, क्या क्या चीज़ें आ रही थी, तब हम ये चीज़ पढ़ते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स की इकोनॉमिक्स को। तो वर्ल्ड डिप्रेशन आता है 1930s में, आपको पता है बहुत बुरे इकोनॉमिक्स के हालात होते हैं, तो वो कहते हैं ये कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से हो रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी पड़ेगी? तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और उसके बेसिस पे माना जाता है 1930s का डिप्रेशन जो है, उससे बाहर आने का वे क्या था, वो कीन्स ने बताया कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर गए, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आ कहाँ से गया, तो उसको अब ठीक कैसे करना है। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए कीन्स की जो फिलॉसफी थी या थ्योरीज थी वो भी बड़ी फेमस रहती है, तो उसको लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए ABCDE इसमें से ऊपर दे रखे हैं 5, नीचे दे रखे हैं 4 कोड, यानी मैं एक एलिमिनेट करूँगा, मेरा आंसर निकल जाएगा इजली। एक चीज़ इसमें देखनी है कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स क्रिटिसाइज्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, लिख रखा है। यस, तो मुझे पता चल गया ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के तो अगेंस्ट है, चाहे मैंने पढ़ा भी नहीं है इन्हें, मैं जानता भी नहीं हूँ कीन्स कौन है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। अगर कोई इंसान कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अगेंस्ट है, तो ई पॉइंट में वो ये चीज़ बोल सकता है
कि ये प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। क्रिटिक थोड़ी ना बोलेगा, वो तो उसका सपोर्टर बोलेगा, एडवोकेट बोलेगा, ये तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ई तो पता चल गया यार मोटा मोटा कि ई तो बिल्कुल ही गलत कह रखा है। तो ई को मैं निकाल देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 से निकल गया, 2 से निकल गया, 4 से निकल गया, बचा क्या? बचा ए बी सी डी, दैट्स इट, इतना ही है। चलिए कीन्स का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जॉन मेनार्ड कीन्स की क्या क्या फ़िलॉसफी रहती है। 1930s में डिप्रेशन आता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, वो कहते हैं इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि उनकी फ़िलॉसफी, उनकी अप्रोच कैपिटलिस्ट इकॉनमी की वो कौन सी है? लेसे फेयर की। लेसे फेयर क्या है? लेसे फेयर मतलब है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम हो, ठीक है, मार्केट जो है ओपन एंड फ्री हो, वहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे, इंटरवीन ना करे, अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड ना करे, टैक्सेस ना लगाए, कुछ भी ना करे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और वो कहते हैं इन्होंने क्या किया, ये चीज़ें कर दी, खुला छोड़ दिया, सारी चीज़ें अनरेगुलेटेड छोड़ दी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगी। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने लगी, काम मिल नहीं रहा है अच्छे से। काम इसलिए नहीं मिल रहा, बहुत सारे उसके रीज़न रहते हैं, उस रीज़न में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में ऐसा हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि सेशन के बेसिस पे बड़ा काम चलता था कि जब रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट को, मासिस प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, तब लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, तब लेबर बुलवा लेते थे, तब काम करा लेते थे। जब अब फैक्ट्री में माल बन गया, अब बेचना है, बस शट डाउन कर दिया, मतलब काम बंद कर दिया, आप जाओ अपने घर में, अब हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग का खत्म, अब हम सेल करेंगे। तो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इसमें बहुत कहते दिखाई देती थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती थी। दूसरा इसकी वजह से, इसमें एक और वजह वो जोड़ते हैं कि वेजेस जो है वो रिड्यूस कर दिए मार्केट फोर्सेस ने, क्योंकि फ्री हैंड दे रखा है कि मालिक अपने हिसाब से जितने मर्जी पैसे डिसाइड कर ले। गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बना रखे, गवर्नमेंट रेगुलेट कर ही नहीं रही मार्केट को, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम 100 रुपये दिहाड़ी में रखेंगे, तुम इतना काम कर दो, तो उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो मालिक है फैक्ट्री का, वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है, और गवर्नमेंट ने कोई भी एक्ट बनाया नहीं, रेगुलेशन दी नहीं। तो कहते इसकी वजह से क्या हुआ, वेजेस कम देने लगे, ठीक है, उतने ही देने लगे जितने उन्हें चाहिए रोटी पानी खाने के लिए, इससे ज़्यादा उन्हें देते नहीं थे। तो उससे क्या होगा, उससे एक चीज़ हो गई, उससे ये हो गया कि कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, अल्टीमेटली उसे खरीदेगा कौन? आपने तो जिनको लेबर क्लास है, ठीक है, जो मेजॉरिटी में है, उनको ही कम पैसे देने शुरू कर दिए। बाजार जाकर वो क्या खरीदेंगे आपका माल? तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या होगी? डिक्लाइन करने लगी, कम होने लगी। अगर वो भी कम होने लगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, इकोनॉमिक डिप्रेशन तो आएगा, चीज़ें बिक नहीं रही, तो फिर इकोनॉमी का साइकिल कैसे चलेगा? तो ये था। तो इट लेट टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, ये तो नहीं, गलत है। वो कहते हैं कैपिटलिज्म में कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, रैदर तबाही ही तबाही है। डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती जाएगी। इसलिए कीन्स ने क्या सजेस्ट किया, वो कहता है भाई गवर्नमेंट रेगुलेट करे, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को चेक रखे, भाई इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ने चाहिए। वेजेस अपनी मर्जी से, जो फैक्ट्रियों के मालिक, इंडस्ट्रियों के मालिक है, जो भी ये काम दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर, वो अपनी मर्जी से ना दे सके, उसके कोई मिनिमम वेजेस के रूल बनाने चाहिए, सरकार को एक्ट करना चाहिए। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अलाउ करते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए मार्केट्स में, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी से। इसलिए ये थोड़ा अगेंस्ट चलते हैं, क्रिटिसाइज इस तरह से करते हैं। वैसे ये कीन्स की हमें हेवुड की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की जो बुक आती है उसमें भी मिल जाएगा। नेल्सन ने भी इनकी थोड़ी बहुत बात कर रखी है, चर्चा कर रखी है। अब सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को। में से जो आपका पहला क्वेश्चन आ रखा है उसको देखते हैं, वो क्या है। वह है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पर किसका इन्फ्लुएंस होता है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इन्फ्लुएंस पोस्ट थर्ड वेव फेमिनिज्म पे होता है। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले से ये समझना होगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ऐसी क्या बात करता है कि थर्ड वेव फेमिनिज्म पे उसका इन्फ्लुएंस होता है। इसको कैसे समझना है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कैसी बातें करता है, पहले तो वो देख लो। वो बाइनरी ऑपोजिशन को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो रियलिटी है, वो लैंग्वेज ने शेप कर रखी है कि हम किस चीज़ों को बोलते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, उससे पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाना चाहूँ तो ये फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एक थर्ड वेव फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट था कि जेंडर आइडेंटिटी मेल फीमेल ये डाइकॉटमी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे नहीं है कि सारी मेल वाली क्वालिटीज़ मेल में पाई जाएगी और फीमेल वाली क्वालिटी सिर्फ फीमेल में पाई जाएगी। ये फ्लूइड होती है, मेल में कुछ फीमेल भी पाई जा सकती है क्वालिटीज़, और फीमेल में मेल वाली क्वालिटीज़ भी पाई जा सकती है। तो इस तरह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म
का इन्फ्लुएंस पड़ता है कि ये डाइकॉटमी में हम जैसे चीज़ें देखते हैं, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, तो ये इस तरह डाइकॉटमी में इतने एक्सट्रीम पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दोनों में एक स्पेक्ट्रम होता है, इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है, एक दूसरे की ओवरलैप भी कर सकती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का यही इन्फ्लुएंस हमें थर्ड वेव फेमिनिज्म पे दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स दिए हैं और आपने बताना है इनमें से कौन कौन से वो ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, A, C, D ठीक है, बाकी के दो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, सब एक एक करके हम समझ लेते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेलिब्रेट करना यानी डिस्कशंस करना, तो उसमें इनफॉर्मल डिबेट होती है, ऑफ कोर्स होती है। उसमें पब्लिक यूज़ ऑफ रीज़न होता है, यस होता है। लोग अपनी रैशनैलिटी से लॉजिकली किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ करनी ठीक रहेगी। क्या सेम सेक्स मैरिज ठीक है, अबॉर्शन पे कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये पब्लिक यूज़ ऑफ रीज़न होता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में। इम्पार्शियल परस्यूट ऑफ ट्रूथ ये भी होता है, सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं किसी चीज़ का, अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ें ठीक रह सकती है, कैसे सोसाइटी में उसको लेकर आया जा सकता है जिससे सोसाइटी बेटर बन सके, तो उसकी तय तक पहुंचना यानी सच तक पहुंचना, ये कहता है। फिर अब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो होती है वो बहुत सारी डेमोक्रेसी में हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का हिस्सा ही हो, क्योंकि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में तो उसमें भी हो सकती है। जैसे ब्रेक्सिट हुआ था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना चाहिए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुई लोगों की, लोगों ने वोट दी यस और नो के फेवर में, तो ये वोटिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन नहीं हुई। डिस्कशन होती है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में, तो वहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एज सच नहीं आती है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं था। फिर मॉनिज्म और ड्यूअलिज्म की बात की गई है। मॉनिज्म और ड्यूअलिज्म फिलॉसफी है, उसका डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के साथ लेना देना कुछ नहीं है। मॉनिज्म बात करता है सिर्फ एक ही विचार की और उसको फॉलो करना चाहता है। ड्यूअलिज्म कहता है नहीं एक नहीं दो होते हैं, वो दो सिरों को पकड़ना चाहता है। लेकिन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहती है सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी, हमने ना दो सिरे देखने ना एक सिरा देखना, हम देखेंगे कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, उनको ब्रिज भी करना पड़ा दो सिरों को, दो एक्सट्रीम को, तो भी चलेगा। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इस तरह से काम करती है। इसके सोर्सेस की बात करें, हेवुड में भी मिल जाएगा और गाबा में भी मिल जाएगा। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की कुछ कुछ चीज़ें उसमें मेंशन कर रखी है। हमने रैपिड फायर रिवीजन में भी ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की होनी चाहिए, इसके मेजर थिंकर पता होना चाहिए। क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर को क्रोनोलॉजिकल लगाना है, जो पहले पैदा हुए उनको पहले, जो बाद में उनको बाद में लगाना है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही तरीके से नहीं दे रखी है, इसलिए एनटीए ने भी फाइनल आंसर की में इस आंसर को ड्रॉप कर दिया। अदरवाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ इस तरह से लेता, हर्बर्ट मार्क्यूस पहले आते, फिर कार्ल पॉपर, फिर सीबी मैकफर्सन, फिर रॉबर्ट डाल और फिर जॉन रॉल्स आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हैना एरन का वीटा एक्टिवा का एक आइडिया पूछ रखा है। उस वीटा एक्टिवा में हैना एरन ने 3 कैटेगरीज बताई है, वो कौन कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लेबर, वर्क एंड एक्शन। अब इसका मतलब क्या है? कहते ह्यूमन कंडीशन, उनकी एक बुक का नाम है जिसमें वो कहते हैं कि 3 तरह की एक्टिविटी करता है, वाइटल एक्टिविटी करता है एक पर्सन। तो वो 3 एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में क्या होती है? कहते एक होती है लेबर, जो बायोलॉजिकल लाइफ से लेकर जुड़ी होती है, खाना पीना सोना जैसे हो गया, वो लेबर एक्टिविटी हो गया आपकी। एक हो गया वर्क, वर्क हो गया जब आप कुछ क्रिएट करते हो, कुछ प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, कोई आर्ट होगी, कोई आर्किटेक्चर की चीज़ होगी, इस दुनिया में कोई भी और काम करते हो जो बायोलॉजी से हटकर है, मतलब खाने पीने सोने से हटकर वाली एक्टिविटी है, तो वो वर्क में आ जाती है। फिर एक एक्शन, थर्ड एक्टिविटी आती है। तो ये एक्शन का मतलब है पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना, जहाँ पर आप पब्लिक डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करते हो, डिसीजन मेकिंग की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो, डेलिब्रेशन करते हो, वहाँ पर ये एक्शन काम करता है। इसके सोर्स की बात करें, रैपिड फायर रिवीजन में हमने ये तीनों अपने एक्शन बता रखे थे कि कौन कौन से हैं, और उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ से पढ़कर सही आंसर किया होगा जब ये एग्जाम में पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कंजर्वेटिज्म फिलॉसफी के बारे में पूछा है और स्टेटमेंट दे रखी है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ना लेंदी हो जाते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा एक एक स्टेटमेंट को, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ी इजी भी हो सकती है अगर आपको कुछ एलिमिनेशन पता हो और कुछ उस फिलॉसफी के बारे में कुछ चीज़ें पता हो। अब देखिए ए में जो लिखा है उसमें लिखा है कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी में कलेक्टिव लीडरशिप की बात है, पीस एंड ऑर्डर की बात है। ऐसी कोई बात नहीं करता, इन सब मामलों पे इतना फोकस नहीं करता है, तो ए तो नहीं हो सकता। तो मैं ए एलिमिनेट कर दूंगा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाती है। बची क्या है? फर्स्ट और फोर्थ बची है, बस उसको ही पढ़ना है मुझे।
किन में से कौन है। तो यानी अगर सेकंड और थर्ड हो रही है ना, तो ई तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, वो भी अपने आप ही लिमिट होगी। बी देख लेते हैं। तो बी में कहते हैं फ्री मार्केट आइडियोलॉजी की बात करता है, यस करता है। ये ग्रेटर एम्फेसाइज देता है नेशनलिज्म एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यस वो करता है। ये ऐसी चीज़ों पर बातें करता है कंजर्वेटिव्स ऑफ फिलॉसफी। सी भी जो कह रखा है उसमें कह रखा है क्या ये प्रैग्मेटिज्म की ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री की बातें करता है, यस ये करता है। तो कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी में ना दो चीज़ों पे बात करती है कि आप एक अपनी ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है, ठीक है, चली आ रही चीज़ें जो टाइम टेस्टेड उसको प्रिजर्व करना है, और इसके साथ वो बात करता है फ्री मार्केट आइडियोलॉजी को लेकर, वो भी कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी में भी आती है। तो इसलिए बी और सी दोनों ठीक हो जाती है। ये चीज़ें तब समझ आएगी जब आप कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी को अच्छे से पढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक बुक आती है एंड्रू हेवुड की, उससे पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, डिटेल में दे रखा है, आप भी डिटेल में पढ़िए। ऑप्शन बी और सी इस तरह से करेक्ट हो जाती है, मैंने बता दिया। और बाकी की ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट होती है, क्योंकि वो कंजर्वेटिज्म के साथ डील नहीं करती है, कंजर्वेटिज्म उन चीज़ों के साथ फोकस ही नहीं करता है। अब इसके सोर्स की बात करें तो ये स्टेटमेंट कहाँ से उठाई गई है जो आपसे पूछी जा रखी है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बुक आती है, ईटवेल एंड राइट की लिखी हुई, तो ये वहाँ से उठाई गई है। तो बहुत डिफरेंट बुक एग्जामिनर इस पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन के लिए उठा रहा है, वो हम देखते जाएंगे आगे चल के कि कौन कौन सी और उठा रहा था। अब पूछा गया है लॉ ऑफ डायलेक्ट्स की एप्लीकेशन सोशल लाइफ में कौन से प्रिंसिपल से देखने को मिलती है। आपको पता है ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है, ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से ही देखने को मिलती है, क्योंकि बाकी मटेरियलिज्म की वो बात नहीं करता, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल ना, ये मटेरियलिज्म की वो बात करता ही नहीं है। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में सिर्फ ये एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोरिकली जब मटेरियल में एडवांसमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, तो उसके चलते हुए सोसाइटी में पॉलिटिक्स चेंज होगी, सोशल रिलेशंस चेंज हो जाएंगे, नए सिस्टम आएंगे। ये कार्ल मार्क्स का बेसिकली थीसिस था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। इसके सोर्स की बात करें तो ये ओपी गाबा की बुक से पूरी लाइन उठाई गई है, आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट भी कर रखा है हमने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैनेजरियल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया। ये PYQ है आपका, बार बार आता है, जेम्स बर्नम ने दिया। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जेम्स बर्नम ने अपनी एक बुक लिखी है, फेमस है मैनेजरियल रेवोल्यूशन, और 1941 के टाइम पे लिखी है। इस बुक में बेसिकली इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पहले ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट ऑनर काम करते थे, कंट्रोल सारा उनके पास होता, लेकिन एक कहते हैं नई क्लास कैपिटलिज्म की दुनिया में इमर्ज हो रही है, वो है मैनेजर, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स की क्लास। ये बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों पर ही कंट्रोल करते जा रहे हैं। तो ये मैनेजरियल क्लास को ही वो मैनेजरियल रेवोल्यूशन कहते हैं। 1941 में ये बुक आती है, उसमें ये ऑब्जर्वेशन देते हैं। इसका सोर्स आपको ओपी गाबा से भी मिल जाता है, हमारी रैपिड फायर रिवीजन ई बुक में भी ये कवर हो रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, कहते हैं ह्यूमन राइट्स को इनमें से कुछ कारणों की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, और वो कारण कौन से हैं। इसका राइट आंसर है इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करना, कलेक्टिविज्म से भी ऊपर प्रेफर करना। कहने का मतलब है सोसाइटी से बढ़कर इंडिविजुअल को मानना, इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप कुछ सोसाइटी और कम्युनिटी की वैल्यूज़ होती है और उसको बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं, उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं या वॉयलेट कर देते हैं इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ फिलॉसफी कहती है बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअलिज्म पे ही फोकस करना चाहिए और ह्यूमन राइट्स को, इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये कहाँ से लाइन उठाई गई थी, हॉफमैन और ग्राहम की एक बुक आती है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये रॉटलेज द्वारा पब्लिश की जाती है, उसमें ये दे रखी है लाइन, हमने हाईलाइट करके बता दी। दो लिस्टें दोनों को आपने मैच करना है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ईजी क्वेश्चन है, सिलेबस से ही आ रखा है आपका, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सी फिलॉसफी किस चीज़ के बारे में बात करती है। और पहले आता है गवर्नमेंट रिक्वायर ए स्पेशल लीड, कंजर्वेटिज्म इस पे बात करता है, ठीक है, कि सरकार को चलाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए, उनको लीड किया जा रहा है। फिर आता है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकैपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, ये लिबरलिज्म, खास करके क्लासिकल जो लिबरल थिंकर्स थे वो इसी चीज़ की बात करते थे, लिमिटेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सरकारें नहीं चला सकती, वो इतने कैपेबल नहीं है। फिर ये आता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक रिलेशन को इग्नोर ही किया जाता है, ये मार्क्सिज्म कहता है
फिर फेमिनिज्म में आती है कि जेंडर डिवीजन जो सोसाइटी में हो रखी है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उसमें बारे में बात करनी चाहिए, और कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम परपेचुएट करता है, यानी वो जेंडर डिवीज़न जो पाई जाती है मेल और फीमेल के डिफरेंस उसको और भी ज़्यादा अगर वो एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, तो वो सारी चीज़ों पे डिस्कस होनी चाहिए। तो ये कौन करता है? ये फेमिनिज्म बात करता है। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड मूवमेंट करके एक बुक आती है, आप देख सकते हो, या वहाँ से ही सारी लाइन्स उठा रखी है, हमने हाईलाइट भी कर रखी है। मैंने बताया ना, पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन बनाने के लिए अलग अलग सोर्सेज को, अलग अलग बुक को उठाकर क्वेश्चन बनाए गए। ऐसे नहीं हुआ, पीछे हम जब पहले सॉल्व करते थे अपने एनालिसिस वाले एग्जाम तो हम एक ट्रेंड देखते थे कि एक बुक से ना सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते थे। अब डिफरेंट बुक्स यूज़ की जा रही है। कॉस्मोपॉलिटियंस क्या आर्ग्यू करते हैं सिटीजनशिप को लेकर, वो किस चीज़ की बात करते हैं? वो किस चीज़ की बात करते हैं? राइट आंसर है वर्ल्ड एज ए होल की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको पता होगा कॉस्मोपॉलिटन किस चीज़ की बात करते हैं? वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात करते हैं। नेशनल बाउंड्री से पार जाकर कहते हैं वर्ल्ड सिटीजनशिप या ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया होना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारियां लोकल लेवल से और नेशनल बाउंड्री से ऊपर उठकर भी देखनी चाहिए एज ए ह्यूमन। तो इसलिए वो ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं। इसलिए उनका जो आइडिया है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का वो है वर्ल्ड एज ए होल। इसके सोर्स की अगर बात करें तो एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये पिछली जो बुक हम बात करके आए हैं हॉफमैन एंड ग्राहम की, वहाँ से ही ये आइडिया उठा रखा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 2 लिस्ट दे रखी है और इनको मैच करना है कि कौन सा थिंकर किस आइडियोलॉजी के साथ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसको एक बार देख लेते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इसमें नंबर नहीं जाने चाहिए। सोशलिज्म के साथ एसोसिएटेड है थॉमस पिकेटी, फेमिनिज्म के साथ बेल हुक्स, इकोलॉजिज्म के साथ E.F. शूमेचर और मल्टीकल्चरलिज्म के साथ चार्ल्स टेलर आते हैं। इसके भी अगर सोर्स की बात करें तो रैपिड फायर रिवीजन में ये सभी कवर हो रखे थे, वहाँ से आपको अच्छे से आंसर मिल जाता और आप इसमें से 2 खाना खाते, नंबर लेकर आते। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते तो ये कंसेप्ट पूछ रखा है कि इंटेलेक्चुअल्स हैं वो काम कर रहे हैं किसके? वो जो डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट क्लास है, उसके एज ए डिप्टी काम करते हैं। वो जो उनकी हेजेमनी है डोमिनेंट ग्रुप की, उसको ही फर्दर प्रोपोगेट करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। और इस हिसाब से आपके सामने ये ऑप्शन रहे हैं और आपने आंसर बताना था। इसका राइट आंसर है ग्रामशी, क्योंकि हेजेमनी का आइडिया ही उन्होंने दिया, वहाँ से पढ़कर ही हमें समझ आ जाता है कि उन्होंने ही बात की है। माओ हेजेमनी की बात करते हैं? नहीं। कार्ल मार्क्स करते हैं? नहीं। फ्रांस फैनों ने कभी की है? नहीं। हेजेमनी की बात ये तीनों ही नहीं करते, ग्रामशी करते हैं। इसलिए ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, ईजी बन जाता है ऑप्शंस के बेसिस पे भी। तो वह बात करते हैं, जैसे मैंने समझाया कि डोमिनेंट ग्रुप के वो डिप्टी की तरह काम करते हैं इंटेलेक्चुअल्स। क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो उनकी ही हेजेमनी को, उनके ही आइडियाज़ को, उनकी ही वैल्यूज़ को सोसाइटी में प्रोपोगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल को एंटोनियो ग्रामशी सही नहीं मानते थे। नेक्स्ट इसके सोर्स की बात करते हैं तो ये एक चौधरी के की बुक है, इंटेलेक्चुअल्स एंड सोसाइटी ए स्टडी ऑफ टीचर्स इन इंडिया, वहाँ से ये लाइन उठाई गई है। पूरी की पूरी लाइन आप देख सकते हो वहाँ से उठाई गई है। रैपिड फायर रिवीजन में भी हमने हेजेमनी के आइडिया को एक्सप्लेन कर रखा है कि ये ग्रामशी ने दे रखा है। अब सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, कुछ बुक्स दे रखी है, उनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है, इसका कोई भी राइट आंसर नहीं बनता है क्योंकि ऑप्शन ही ठीक नहीं दिए गए थे। लेकिन हमें फिर भी ये देखना है कौन सी बुक कब आती है, एक बार चेक कर लें। पॉलिटिक्स अमंग नेशन हंस जे मर्गेंथो की बुक है, 1948 में सबसे पहले आई। सेकंड सेक्स बाय साइमन द बिवॉर 1949 में इनकी आती है। मैन स्टेट एंड वॉर बाय केनेथ वॉल्स 1959 में आती है। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फुकुयामा 1992 में आती है। और फिर लास्ट में आती है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर बाय सैमुअल पी हंटिंगटन 1996 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डीप इकोलॉजी की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी? इसका राइट आंसर है अर्नेनेस ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए, PYQ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब ये इन्होंने कॉइन की थी? अर्ली 1970s में की थी। इन्होंने कहा है शैलो एनवायरमेंटलिज्म या शैलो इकोलॉजिज्म होता है जो ह्यूमन बेनिफिट्स पे फोकस करता है, दूसरे बीइंग्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन ये डीप इकोलॉजी ऑल लिविंग बीइंग्स को कंसिडर करेगी,
इकोसिस्टम को कंसिडर करेगी और ज़्यादा डीपर फिलॉसफी है, इसलिए डीपी कॉलेज इसको कहते हैं। इसके सोर्स की बात करें रैपिड फायर रिवीजन से आपको ये भी मिल जाता है कि इन्होंने कॉइन किया था। आप सही करके आते अगर पढ़ा होता। 2 लिस्ट दी गई है, इनको आपने मैच करना है। ये भी बहुत ही ईजी है, कौन सी बुक किसके साथ मैच करनी है, इसका राइट आंसर 4 बनता है। इसको देख भी लेते हैं। जॉन रॉल्स की है थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में आती है। फ्रेडरिक हेगल की बुक का नाम है फिलॉसफी ऑफ राइट, 1821 में आती है। ओगन हबरमास की बुक का नाम है टुवार्ड्स ए रैशनल सोसाइटी, 1970 में आती है। और वी.आई. लेनिन की बुक का नाम है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये 1917 में आती है। ये बहुत पॉपुलर बुक है इनकी और बार बार पूछी जाती है। रैपिड फायर की रिवीजन की ई बुक में भी हमने ये सब कुछ कवर कर रखा है। अब सॉल्व करते हैं दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस को। और इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार आराम से पॉज लेकर इसको समझ लीजिए, स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ। तो ऑप्शंस देखते हैं इसकी क्या है। ये आपकी ऑप्शंस थी। इसका राइट आंसर जो है, सिर्फ इसमें से 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ए और बी। चलिए एक एक करके हम सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि क्यों करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट वाली इनकरेक्ट। पहले करेक्ट की बात कर लें। स्टेटमेंट ए करेक्ट है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई ही इसलिए गई थी, ये आइडिया ही इसी पे काम करता है कि लार्ज कंट्रीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर फिजिबल हो। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल नहीं होती जो कंट्रीज़ लार्ज होती। यही स्टेटमेंट में कहा गया था, ये ठीक है। स्टेटमेंट बी में कहा गया है कि गवर्नमेंट और गवर्नड में, यानी लोगों और सरकारों में एक ये लिंक का काम करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यस, दोनों में एक लिंक बनाई रखती है, करेक्ट है ये भी। अगली स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है सरकारों और लोगों में जो अंतर है उसको ख़त्म ही कर देती है। ख़त्म नहीं करती है, या आप भी जानते हैं आपके देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, आप लोग हो, सरकार सरकार है, तो आप में एक डिफरेंस पाया जाता है, तो ख़त्म नहीं होता कभी भी। स्टेटमेंट डी जो है वो भी इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्लासलेस सोसाइटी की बात नहीं करती है, वो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ का आइडिया है क्लासलेस सोसाइटी। स्टेटमेंट ई भी अब इनकरेक्ट है क्योंकि रेफरेंडम जैसी चीज़ें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो पाई जाती, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रेफरेंडम जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती है। इसके सोर्स की बात करेंगे तो हेवुड की जो पॉलिटिक्स की बुक आती है उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है और वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में से आपसे पूछा गया है कि पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की टर्म किसने कॉइन की है। पुराना PYQ है, बहुत बार आता है। इसका राइट आंसर है CB मैकफर्सन। ये अब तक आपको याद हो गया, लेकिन अब आपने नई चीज़ क्या याद करनी है? अब नई चीज़ आपने ये याद करनी है कि इसकी बुक का पूरा नाम समझिए क्या है। वो है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, होब्स टू लॉक। और कब आती है ये भी अब याद कर लो, 1962 में आती है। तो ये याद हो गया। अब इसके बाद समझिए पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म टर्म यूज़ क्यों की जाती है, हॉब्स और लॉक जैसे थिंकर्स को लेकर क्यों यूज़ की जाती है। तो बेसिकली CB मैकफर्सन कहते हैं कि इंडिविजुअल्स पर इतना ज़्यादा ध्यान देने के लिए और सारा फोकस ही इंडिविजुअल पर रख दिया गया है और एक एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, उसकी वेल्थ को, उसकी प्रॉपर्टी को, ये सारी चीज़ें उसी के अराउंड ही घुमाने लगे हैं। सोसाइटी की वैल्यू बिल्कुल भी ख़त्म कर दी है और इसी के चलते हुए ये इंडिविजुअलिज्म की जो फॉर्म है वो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की फॉर्म ले जाती है, CB मैकफर्सन क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं। इसके सोर्स की बात करें हेवुड की पॉलिटिक्स की बुक में और हमारी रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी आपको ये पार्ट मिल जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 लिस्ट दी गई है और इनको आपने मैच करना है। अगर मोटा मोटी देखें इसमें से एक भी आपको अच्छे से आता है तो मैच आपका ये हो जाता, क्योंकि ऑप्शन इतने टाइटली नहीं दे रखे हैं। जैसे बर्लिन 4 एसेज ऑन लिबर्टी लिखते हैं, बी का 4th अगर मुझे पता है तो वो एक ही ऑप्शन में है, सेकंड में, तो ऐसे आपका जो है आंसर निकल सकता है। मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, 1921 में आती है। बर्लिन की बुक का नाम है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये 1969 में आती है। रोज़ा लग्जमबर्ग की बुक है सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन, 1899 में आती है।
फिर नेक्स्ट मिल्टन फ्रीडमैन की जो बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये 1962 में आती है। इसके सोर्स की बात करें रैपिड फायर रिवीजन में ये भी आपको बुक्स मिल जाती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इकोलॉजिज्म को लेकर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए बी ई स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन सी और डी नहीं है। चलिए एक एक करके सभी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा था इकोलॉजी टर्म जो है वो कॉइन की थी अर्नेस्ट हैक्कल ने 1866 में। हाँ जी, ये ठीक कह रखा है, उन्होंने ही कॉइन की है। दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि उसमें लिखा है इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का जो संबंध है उसकी रिलेशनशिप को स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है, कि कैसे स्पीशीज जो है अपने इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये भी ठीक है, बी में यही कह रखा था। सी में स्टेटमेंट जो दे रखी है वो इनकरेक्ट है। इकोलॉजिज्म जो है मार्केट सेंट्रिक अप्रोच नहीं है। इकोलॉजिज्म तो रैदर मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज़ को तो क्रिटिसाइज करता आ रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली इसके चलते हुए ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, जहां पर मार्केट पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है और एनवायरमेंट पे कम किया जा रहा है। स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है क्योंकि इकोलॉजिज्म जो है वो कभी भी ह्यूमंस को मास्टर्स नहीं कहता नेचर का। वो तो ह्यूमंस और एनवायरनमेंट में एक हार्मोनी को प्रमोट करना चाहता है और रैदर एक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू होता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक फिलॉसफी क्या कहती है कि ह्यूमन जो है वो नेचर के मास्टर है, वो सेंटर है। तो इकोलॉजिज्म उसको भी क्रिटिसाइज करता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट डी करेक्ट है। रेचल कार्सन जो है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट है। उनकी एक बुक है साइलेंट सफरिंग 1962 में आती है। बहुत फेमस बुक है इकोलॉजिज्म की दुनिया में। अब क्यों फेमस है? क्योंकि डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड्स के क्या डेंजर्स हो सकते हैं सबसे पहले एक्सपोज करने वाले वो थे, और बहुत सारी मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट लॉन्च करने में भी इनकी कंट्रीब्यूशन रहती है। इसके सोर्स की बात करें हेवुड की पॉलिटिक्स में भी आपको मिल जाता, और रैपिड फायर रिवीजन में भी आपको रेचल कार्सन के बारे में अर्नेस्ट हैक्कल ने टर्म कॉइन की है, ये सभी कुछ आपको वहाँ से मिल जाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि कौन से इनमें से पार्ट जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है वाला बताना है आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और ई जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, बाकी के हैं। एक एक करके हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ए में दे रखा है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वन पार्टी सिस्टम के बेसिस पे नहीं। लिबरल डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी कंपटीशन, फ्री इलेक्शंस की बात की जाती है, वन पार्टी की बात नहीं की जाती, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम तो वहाँ होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है, अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन रिजीम्स होती हैं। वहीं स्टेटमेंट बी में कह रखा है कि लिबरल डेमोक्रेसी में फॉर्मल लीगल रूल्स की बात की जाती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस की, सेपरेशन ऑफ पावर की, ड्यू प्रोसेस की, यस की जाती है, सही है। स्टेटमेंट सी में कह रखा है कि लिबरल डेमोक्रेसी में सिविल लिबर्टीज़ और इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है, यस की जाती है, ये भी सही हो जाता। स्टेटमेंट डी में कह रखा है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। स्टेटमेंट ई में कह रखा है कि लिबरल डेमोक्रेसी में जो है वहाँ पर स्टेट की मोनोपोली होती है, मास कम्युनिकेशन को लेकर नहीं, स्टेट की मोनोपोली नहीं होती है। यहाँ पर फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट मीडिया पाया जाता है लिबरल डेमोक्रेसी में, चाहे वो थ्योरेटिकल लेवल पर हो और ग्राउंड रियलिटी हो सकता है कुछ अलग ही हो, लेकिन हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम थ्योरेटिकल लेवल पर ही देखेंगे। इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी में स्टेट की मोनोपोली नहीं होती है, मास कम्युनिकेशन में फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट मीडिया की बात की जाती है। इसके सोर्स की बात करेंगे, हेवुड की एक बुक आती है की कंसेप्ट्स इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें से कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं पूछ रखी है। वहीं रैपिड फायर रिवीजन में भी हमने लिबरल डेमोक्रेसी के फीचर्स को कवर किया है, जिसको पढ़ने के बाद आपको लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के फीचर्स क्लियर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा गया है राइट्स को लेकर, और वो भी स्पेसिफिकली यूके बेस्ड जो राइट्स है उसको लेकर पूछा गया है, और कुछ इवेंट्स दिए गए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अपने आप में ये एक नया क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है,
जहाँ तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा, तुक्का आपका इसमें नहीं चल सकता था। कुछ चीज़ें जो है आप फिगर आउट कर सकते थे कि मैग्ना कार्टा तो बहुत पुराने टाइम की बात है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो सी सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन सी तो 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ 1-2 और स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होती तो आप इसका आंसर भी निकाल लेते। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। किंग जॉन 1 को फोर्स किया जाता है मैग्ना कार्टा साइन करने लिए, 1215 में किया जाता है। ये मोनार्की की पावर को लिमिट करता है और कुछ सर्टन लीगल राइट्स को इस्टेब्लिश कर देता है। अब 1628 में चार्ल्स 1 को फोर्स किया जाता है कि पिटिशन ऑफ राइट जो है लेकर आया जाए। पिटिशन ऑफ राइट वो साइन करते हैं, जहाँ पर किंग की जो एबिलिटी होती है टैक्स इम्पोज करने की, वो भी बिना पार्लियामेंट के कॉन्सेंट से, पार्लियामेंट की सहमति के बिना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और आर्बिट्रेरी जो इम्प्रिजनमेंट की जाती है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। फिर बिल ऑफ राइट्स आता है ब्रिटेन में, 1689 में आता है। ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद आता है। ये पार्लियामेंट्री पावर बढ़ा देता है और मोनार्की की पावर को और लिमिट कर देता है। एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच आता है, 1707 में होता है। इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है मर्ज हो जाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। फाकलैंड वार जो है अर्जेंटीना पे लड़ा जाता है 1982 में। किस चीज़ को लेकर लड़ा जाता है? ब्रिटेन और अर्जेंटीना में जो फाकलैंड आइलैंड को लेकर लड़ाई थी उसके लिए लड़ा जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो इग्नो में हमें कुछ चीज़ें तो मिल जाती है, मैग्ना कार्टा, पिटिशन राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ऐसे हमें चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है इनमें से कौन सा पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। पॉज लेकर आराम से इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शंस भी दिखाता हूँ। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं और आपने बताना था कौन सा राइट आंसर है इनमें से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 BCE। एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे कौन कौन से करेक्ट पेयर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पेयर जो था वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट नीड्स को ही सिर्फ पूरा नहीं करता है, वो प्रेजेंट नीड्स तो पूरा करना ही चाहता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। पैट्रियार्की की बात करें तो पैट्रियार्की यस पावर रिलेशनशिप है मैन एंड वुमेन में, जहां मैन जो है टिपिकली डोमिनेट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स को। होलिज्म वाला जो पेयर था वो भी करेक्ट है, क्योंकि होलिज्म का मतलब ही होता है होल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स पार्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इकोलॉजिज्म में बेसिकली ये कहा जाता है कि हमें पूरे इकोसिस्टम को समझना चाहिए, और इकोसिस्टम के जो डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट पार्ट्स है, अगर उनमें डिस्टर्बेंस आएगी तो पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो होल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट से, ये इकोलॉजिज्म का एक आइडिया निकल कर आता है। फिर नेक्स्ट फासिज्म के बारे में है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, क्योंकि फासिज्म फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता है, वो तो अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता है, नेशनलिज्म को और डाइसेंट जैसी चीज़ों को तो वो सप्रेस करता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो आप सरकार का क्रिटिसिज्म करोगे, वो सारी चीज़ें तो अलाउ ही नहीं है। डीप इकोलॉजी वाला भी करेक्ट है। डीप इकोलॉजी जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की जो अप्रोच है उसको रिजेक्ट करता है कि ह्यूमन जो है वो सेंटर नहीं है नेचर का, वो मास्टर नहीं है नेचर के, नेचर को सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाए ये गलत है। उन नेचर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ह्यूमंस के लिए नहीं, फॉर द नेचर सेक। ये बेसिकली आइडिया है डीप इकोलॉजी का और ये करेक्ट है। हेवुड की पॉलिटिक्स की बुक में आपको इनमें से कुछ चीज़ें पैट्रियार्की, डीप इकोलॉजी, होलिज्म के बारे में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 डिमेंशनल मैन बुक जो है इनमें से किसने लिखी है? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हर्बर्ट मार्क्यूस ने लिखी है, आपको पता ही होगा। हर्बर्ट मार्क्यूस की ये बहुत फेमस बुक है, 1964 में आती है। बेसिकली इसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक चीज़ का कल्चर डेवलप कर दिया गया है, वो है कंज्यूमरिज्म का और कन्फर्मिटी का। कन्फर्मिटी का होने का मतलब है कि आपके क्रिटिकल थॉट आते ही नहीं है, रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल इंडिविजुअल में ख़त्म होती जा रही है, जो चीज़ें जैसे चल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो ये कहते हैं टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म ने ऐसा इंटीग्रेट किया है खुद को एक साथ कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, इंडिविजुअल भी अब लिमिट सोचने लगे, उससे बाहर जाकर वो भी सोच नहीं पाते, इस्टेब्लिश नॉर्म्स को ही एक्सेप्ट करने लगे। तो 1 डिमेंशनल होता जा रहा है मैन, वो और चीज़ें सोच ही नहीं पा रहा, उसको बस मटेरियल वेलबींग की पड़ी हुई है, चीज़ें खरीदनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वेल्थ कमानी है, बस उस पे लगा हुआ है और
क्रिटिकल थिंकिंग वो डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। इसके सोर्सेज की बात करें फिर से हेवुड की पॉलिटिक्स में ये आपको मिल जाता है और रैपिड फायर रिवीजन में भी हमने ये कवर कर रखा है। एक चीज़ आप देखना कि एनटीए जब भी कोई यूनिट उठाता है कोशिश करता है वो उसी में से सारे क्वेश्चन बना दे। तो पॉलिटिकल थ्योरी के जो मेजर क्वेश्चन उन्होंने बनाए इस बार हेवुड की पॉलिटिक्स की बुक से ही क्वेश्चन बनाए, आप देख रहे होंगे बार बार सोर्सेज में आ रहा है इसका नाम। अगले क्वेश्चन में आपसे कुछ बुक और ऑथर के नाम दिए गए, इनको मैच करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था क्योंकि थॉमस हॉब्स की सबको पता है लेवियाथन बुक का नाम है। ये आप क्लियरली जो है A4 मैच करते। A4 कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो इजली आंसर सॉल्व हो जाता। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की बुक 1651 में आती है। इमैनुअल कांत की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में आती है। मिशेल फूको की द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस 1966 में आती है। इसके बाद जो है नेओमी क्लेन की बुक है ऑन फायर 2019 में आती है। यह नई बुक है क्लाइमेट चेंज के बारे में बात, और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी होगी, वो भी रेडिकल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बुक दी गई है जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस। ये क्या है, ये किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है हेनरी डेविड थोरो ने लिखा है। अब ये चीज़ याद रखना, ये एक नई बुक है, पहले कभी नहीं पूछी गई है। क्या है ये एक ऐसे है जो 1849 में लिखा गया है, सिविल डिसोबीडियंस करके। सबसे पहले जो इसका जो ओरिजिनली टाइटल था वो था रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। बेसिकली ये ऐसे में ये लिखा गया है कि इंडिविजुअल्स को, सरकारों को कभी भी परमिट नहीं करना चाहिए कि वो उन पे ओवर रूल करें, उन पे ऐसे राज करें, मतलब अनजस्ट लॉ भी बना दे तो भी आपको मानने पड़ेंगे। रैदर उनको रेजिस्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों को लेकर जहाँ पर अनजस्ट लॉ बना रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स थ्योरो के वर्क से इन्फ्लुएंस हुए थे, जिनमें महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे नाम भी आते हैं। इसके सोर्स की बात करें तो हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ वाली बुक में एक इसका रेफरेंस मिलती है, और वैसे भी हमने रैपिड फायर रिवीजन की बुक में हेनरी डेविड थ्योरो की बुक को भी कवर कर रखा है और बता रखा है ये किसके बारे में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि प्रोलिटेरियत हेजेमनी मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट, ये किसका आइडिया है? इसका राइट आंसर है अंटोनियो ग्रामशी का आइडिया है। एक बार इस आइडिया को भी समझ लेते हैं। अंटोनियो ग्रामशी ने प्रोलिटेरियत हेजेमनी मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट के आइडिया अपने प्रिजन नोटबुक में दिए हैं। वो कहते हैं जो रूलिंग क्लास है, जो बुर्जुआज की क्लास है, वो अपनी पावर यानी वो सत्ता पे या कैसे करती है, राज कैसे करती है, वो कहते हैं सिर्फ बल का प्रयोग नहीं करती, कुरेशन ही यूज़ नहीं करती है, कुछ कल्चरल और आइडियोलॉजी के लेवल पर भी वो डोमिनेंस दिखाती है, और इसी को बुर्जुआ हेजेमनी कहते हैं। वो कहते हैं अगर प्रोलिटेरियत को, बुर्जुआ को ओवरथ्रो करना है तो उन्हें अपनी एक जो है हेजेमनी इस्टेब्लिश करनी होगी, जिसको वो कहते हैं राइवल प्रोलिटेरियत हेजेमनी, जिसमें वो भी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल पर जो है डोमिनेट करने की कोशिश करे। मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट का जो आइडिया है उसका मतलब ये है कि डोमिनेंट आइडियोलॉजीज पब्लिक परसेप्शन को ऐसे शेप करती है कि वो नेचुरल लगने लगती है, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन भी हो वो भी नेचुरल लगने लगती है, उसमें भी कोई कमी लगती ही नहीं है कि आप एक्सप्लॉइट भी हो रहे हो और आपका कंसेंट भी मिला हुआ है। तो ये है मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट, मतलब इतना खतरनाक लेवल पर आइडियोलॉजीज जो है प्ले करती है। सोर्सेज की अगर बात करें हेवुड की पॉलिटिक्स में आपको भी इसका कुछ मेंशन मिल जाता, और हमारी रैपिड फायर रिवीजन में भी ये चीज़ें कवर है कि काउंटर हेजेमनी की बात ग्रामशी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से आपसे पूछ रखा है कुछ स्टेटमेंट्स है, और आपने बताना इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शंस भी दिखाता हूँ, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए। इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने ये रहे, और आपने बताना है कौन कौन से ऑप्शन जो है राइट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ABC स्टेटमेंट जो है वो राइट है। अब इसको समझते हैं एक एक करके। स्टेटमेंट A करेक्ट है, क्यों? क्योंकि रेडिकल फेमिनिस्ट जो है आर्ग्यू करते हैं जेंडर ऑपरेशन के बारे में, पैट्रियार्की को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, ये सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट B भी करेक्ट है, क्योंकि जब मार्क्सिज्म बात करते हैं आइडियोलॉजी की, वो कहते हैं कि डोमिनेंट क्लास इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है अपने रूल को मेंटेन करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए, ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट C भी करेक्ट है। फाशिज्म जो है वो अथॉरिटेरियन लीडरशिप की डिमांड करता है और लोगों से डिमांड करता है अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस की, तो मुसोलिनी और हिटलर जो थे वो ऐसे ही आइडिया प्रमोट कर रहे थे। स्टेटमेंट D इनकरेक्ट है,
J.S. मिल विमेन के राइट्स को अपोज नहीं करते थे, वो तो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बुक भी लिखी है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो 1869 में आते हैं, जहाँ पर वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। स्टेटमेंट ई भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मार्क्स ने कभी भी रेवोल्यूशन को अपोज नहीं किया, रादर उन्होंने ब्लडशेड यानी वायलेंट रेवोल्यूशन को भी इवन सपोर्ट किया है कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करने के लिए। इसके सोर्स की अगर बात करें, हेवुड की पॉलिटिक्स में भी आपको मिल जाता, और रैपिड फायर विजन की बुक में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कंजर्वेटिज्म को लेकर कुछ टर्म्स दी रखी है, और आपने बताना इनमें से कौन कौन सी जो टर्म्स है वो कंजर्वेटिज्म के साथ एसोसिएटेड है और करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी करेक्ट है, लेकिन रेवोल्यूशन जेंडर इक्वालिटी यानी डी ई करेक्ट नहीं है, ये इसके साथ एसोसिएट नहीं करती है। ट्रेडिशन जो है कंजर्वेटिज्म के साथ एसोसिएट करते हैं, वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उसको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए। सोशल ड्यूटी पर भी वो एम्फेसाइज करते हैं, ये भी कंजर्वेटिज्म के साथ किसी ना किसी वे में एसोसिएट है कि आप ग्रेटर गुड के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए। चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, एडमंड बर्क इसे समझाते हैं, वो खुद कंजर्वेटिस्ट है। वो कहते हैं बेसिकली हमें ग्रेजुअल और कॉशियस चेंज लेकर आने चाहिए। कुछ एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बने हैं, उनकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कहें कि उसको ख़त्म कर दे रेवोल्यूशन के जरिए, बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दे, नहीं, उसमें धीरे धीरे आप चेंजेस लेकर आइए, रिफॉर्म्स लेकर आइए। कंजर्वेटिज्म चेंज के अगेंस्ट कभी नहीं है, ये याद रखना। वो चेंज आते आए लेकिन ग्रेजुअल आए, रेवोल्यूशन लेवल पर ना आए। तो रेवोल्यूशन के वैसे भी वो अगेंस्ट है, जैसे कि हमने सुन नहीं लिया, तो इसलिए इनकरेक्ट था। जेंडर इक्वालिटी जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के लिए जेंडर इक्वालिटी एक प्रायोरिटी नहीं है। लिबरलिज्म फेमिनिज्म के लिए होगी, लेकिन इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और सोशल हायरार्कीज जो चलती आ रही है, ये उसको अपहोल्ड्स करते हैं, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इसके सोर्सेज की अगर बात करें, हेवुड की पॉलिटिक्स में भी आपको कंजर्वेटिज्म के आइडिया मिल जाते हैं, और हमारी रैपिड फायर विजन की बुक में भी इस आइडियोलॉजी को कवर कर रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेथ ऑफ नेचर, विमेन इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये एक बुक है, ये किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है कैरोलिन मर्चेंट ने लिखी है। कैरोलिन मर्चेंट की ये जो बुक है 1980 में आती है। बेसिकली ये बुक किसकी बात करती है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने की वजह से नेचर और वुमेन दोनों को ही डोमिनेट किया जा रहा है। कहते साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जो मैकेनिस्टिक व्यू निकलता है यूनिवर्स का कि उसको अपने तरीके से यूज़ करना है, वो ऑर्गेनिक और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो पहले चला आ रहा था उसको ख़त्म कर देती है, जिससे एनवायरनमेंट की एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ गई है और जेंडर ऑपरेशन भी बढ़ गया है। ये इको फेमिनिज्म जो इकोलॉजिज्म का एक सब पार्ट है, उसका की टेक्स्ट है, और ये लिंक करता है कि कैसे इकोलॉजिकल जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, वो पैट्रियार्कल सिस्टम के चलते हुए भी हो रहा है। इसके अगर सोर्स की बात करें तो ये आपको हेवुड की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक है उसमें मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, और आपने इन दो लिस्ट को मैच करना है। ये भी क्वेश्चन इजी है, क्योंकि अगर हम देखें यूटिलिटेरियनिज्म हम सबको पता है, जर्मी बेंथम का आइडिया है। बी कर्व थर्ड के साथ अगर मैच करेंगे, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3, तो इस हिसाब से करेक्ट हो जाता है। एक एक करके सब देख लेते हैं। प्लुरलिज्म जो है वो जेम्स मैडिसन का आइडिया है। यूटिलिटेरियनिज्म जर्मी बेंथम का है, और इसके साथ जो नेक्स्ट आइडिया है वो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का है, फेमस है, दीनदयाल उपाध्याय का आइडिया है। और पॉजिटिविज्म जो है अगस्त कॉम्ते का आइडिया है। इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो हेवुड की पॉलिटिक्स की बुक में भी कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती, और रैपिड फायर विजन की बुक में दीनदयाल उपाध्याय का हो गया, बेंथम का हो गया, ये सब कुछ आपको वहाँ से ही पता चल जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो यूएस में विमेन मूवमेंट्स होती है ओवर द ईयर्स, उसको लेकर कुछ इवेंट्स दे रखे हैं, और आपने बताना है ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शंस भी दिखाता हूँ। इसके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी डी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ई जो दे रखी वो ही नहीं सही है। एक एक करके सब देख लो आप। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन जो होती है 1848 में, ये यूएस की जो वुमेन राइट्स मूवमेंट चलती है आगे चलकर, उसके कहते हैं ये बर्थ प्लेस है, यहाँ से इसका जन्म होता है। सेनेका फॉल कन्वेंशन 1848 में आई थी। इसको लीड कौन करता है, उन लीडर्स के अब नाम भी आप याद रख लो। एलिजाबेथ,
कैडी स्टैंटन, ये एक फेमस नेम है, याद रखना है। इनके साथ एक और थे, लुक्रेशिया मॉट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कह रखा है कि 19th अमेंडमेंट आती है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 1920 में और वुमेन को राइट टू वोट दे देती है। ये भी करेक्ट है। एक लंबे टाइम से चल रही जो स्ट्रगल थी वो फाइनली 1920 में उन्हें राइट भी मिल जाता है। सी में आपसे कह रखा है कि नेशनल वीमेन सफरेज एसोसिएशन जो है वो 1869 में इस्टेब्लिश की जाती है। ये भी सही कह रखा है। अब इसे इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से लीडर लीड करते हैं? सूजन बी एंथनी और एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, जिसका नाम हमने पहले भी पढ़ लिया। अब डी में कह रखा है सेकंड सेक्स की जो बुक है वो साइमन द बेवॉर ने दे रखी है। ये राइट है, ये 1949 में आई है, फाउंडेशनल टेक्स्ट है फेमिनिज्म थ्योरी का। ये जो ई स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्लैक विमेन जो यूएस में चलती है उसको फर्स्ट नरेट किया गया था ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। ये गलत है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग तो एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और ब्लैक वुमेन की हिस्ट्री के साथ उनका लेना देना कुछ नहीं है। जिन लोगों का लेना देना है उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक वुमेन की मूवमेंट्स में या उस पर किसने काम किया है। सोजर्नर ट्रुथ ने किया है, एंजेला डेविस ने किया है और बेल हुक्स ने किया है। बेल हुक्स का नाम तो इवन आप अब ब्लैक फेमिनिज्म में कई बार आपने सुन भी लिया होगा, क्योंकि बहुत बार इसके क्वेश्चन आने लगे हैं पिछले PYQ को अगर देखें तो। इसी हिसाब से ABCD स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाती है। इग्नो के मटेरियल से हमें ये सारी बातें मिल जाती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपसे ये पूछ रखा है कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक इनमें से किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है केट मिलेट की ये बुक है। PYQ है, फेमस बुक है, बार बार पूछता रहता है एंटी है। 1970 में पब्लिश होती है। रेडिकल फेमिनिज्म का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। पैट्रियार्की को लेकर बेसिकली इसमें क्रिटिसिज्म लिखा गया है और जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है उसकी सेकंड वेव का ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट है जिसके चलते हुए सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म भी आती है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो हेवुड के पॉलिटिक्स में भी दे रखा है और हमारी रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी आपको ये मिल जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ह्यूमन कंडीशन जो बुक है वो किसने लिख रखी है, आपने ये बताना है। इसका राइट आंसर है हैना एरन ने लिखी है। एक फेमस बुक है उनकी, ये भी PYQ है, कई बार पूछा जा चुका है। ह्यूमन कंडीशन 1958 में पब्लिश होती है। बेसिकली इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लेबर्स को लेकर, वर्क को लेकर, एक्शन को लेकर, उसके बारे में डिस्कस की जाती है और उसको डिफरेंशिएट किया जाता है कैसे वो पॉलिटिकल एक्शन से अलग है। बेसिकली एरन का इसमें जो मेजर ऑब्जर्वेशन ये थी कि मॉडर्न सोसाइटी लेबर और कंजम्पशन पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती, और जिसके चलते हुए डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट में डिक्लाइन आ रहा है और कंट्रीज़ में अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो हेवुड की पॉलिटिक्स की बुक में आपको ये मिल जाता और रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में भी हमने हैना के सभी बुक्स को कवर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम्युनिज्म को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं और आपने बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ABCD, ये चारों के चारों करेक्ट है, लेकिन E डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रिस्टली क्लास ये कम्युनिज्म का आइडिया नहीं है। कॉमन ओनरशिप की बात करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश करने की यस बात करता है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी की भी बात करता है। कार्ल एंड मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स इस पे काफ़ी जोर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी की तो बात करता ही है, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी होगी तो स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, स्टेट नहीं होगी, क्लास नहीं होगी तो वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगी। ये कम्युनिज्म का ही आइडिया है। वैनगार्ड पार्टी भी राइट है, क्योंकि जो प्रोलेटेरियत रेवोल्यूशन आएगी और उसके चलते हुए एक स्मॉल ग्रुप ऑफ जो डेडिकेटेड रेवोल्यूशनरी होंगे वो वैनगार्ड पार्टी का हिस्सा होंगे और उनका काम होगा कि कम्युनिस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रिस्टली क्लास गलत है, क्योंकि आपको पता है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियत क्लास जो है वो राइट है टर्म, लेकिन ये गलत है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इतना मुश्किल नहीं है। कम्युनिज्म के बारे में, उसकी फ़िलॉसफी के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में जो लोग जानते हैं वो सही ही करके आए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में।
हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में हमें ये मिल जाता है, और एज सीकर की रैपिड फायर रिवीजन में भी हमने सोशलिज्म बेसिक फीचर्स आपको दे रखे हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी, एनालिसिस थोड़ा सा समझ आया होगा कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस बुक में से कौन से पार्ट में से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको कैसे कवर किया जा सकता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, कैसे कभी कभी कॉमन सेंस एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो भी आपने पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखकर जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।